वो स्थलाकृतियों के बारे में पढ़ना है। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था ज्वालामुखी के द्वारा बनने वाली स्थलाकृतियों के विषय में पढ़ा था, ठीक है, वाय भाग में, जिसमें हम लोग क्या पढ़े थे, ज्वालामुखी शंकु, ठीक है, क्रेटर, कॉल्डेरा इत्यादि के बारे में थोड़ा बहुत बताया था, ठीक है। और आज जो पढ़ना है स्थलाकृतियों के बारे में पूरा पढ़ना है। इसको हम क्या बोलते हैं, टोपोग्राफी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टोपोग्राफी, जिसके अंतर्गत पृथ्वी के आंतरिक भाग में या वाय भाग में जो भी स्थलाकृतियां बनती हैं। स्थलाकृति क्या होती है, पृथ्वी के स्थल मंडल के एक छोटे भूखंड को, एक छोटे भूखंड या मध्यम, छोटे या मध्यम आकार के खंड को हम क्या बोलते हैं, स्थलाकृति कहते हैं, ठीक है। इसी को भूदृश्य कहा जाता है। क्या कहता है, भूदृश्य कहा जाता है स्थलाकृतियों को। ये स्थल मंडल के, स्थल मंडल आपका लिथोस्फीयर है, जो ऊपर वाला पार्ट है क्रस्ट का, उसको लिथोस्फीयर मतलब स्थल मंडल बोलते हैं। स्थल मंडल के छोटे एवं मध्यम आकार की जो आकृति होती है या उससे चट्टानों से बनने वाली आकृति को हम स्थलाकृति कहते हैं, ठीक है। इसमें हमें आकृतियों, एक तो आंतरिक भाग में बनने वाली आकृतियां होंगी और एक वाय भाग में। तो एक होती है अंतःकारक और एक होती है वाय कारक। अंतःकारक में क्या क्या होती है, एक आपके जैसे क्या होता है, तनाव मूलक बल, संपीड़न बल, ठीक है। दूसरा क्या होगा, ज्वालामुखी द्वारा बनने वाली आकृतियों के बारे में पढ़ना होगा। ये सब कैसे अंतःकारक है। और एक होगा वाय कारक, जिसमें आपको वायु के द्वारा बनने वाली आकृतियां, मतलब पवन के द्वारा बनने वाली आकृतियां, हिमानी के द्वारा, जल के द्वारा, भूमिगत जल जो है, सागरी जलों के द्वारा बनने वाली या नदियों के द्वारा बनने वाली आकृतियों के बारे में पढ़ना होगा। और पिछली क्लास में आपने पढ़ा है कि जो संपीड़न बल होता है उसके द्वारा क्या होता है, वलित पर्वतों का निर्माण होता है, जबकि तनाव मूलक बल में भ्रंश का निर्माण होता है, रैंप घाटी, हॉर्स्ट घाटी और भ्रंशोत या ब्लॉक पर्वत का निर्माण होता है। जबकि ज्वालामुखी में क्या बताया था, दो, एक तो आंतरिक भाग में बनेगा और एक वाय भाग में स्थलाकृति का निर्माण होगा। वाय भाग में जिसमें आपका ज्वालामुखी शंकु हो गया, महाद्वीपीय बेसिन हो गया, ठीक है, क्योंकि जब लावा बाहर निकल के जमता है तो उससे क्या बनेगा, महाद्वीपीय बेसिन, महासागरीय बेसिन बोलेंगे उसको, क्या बोलेंगे, महासागरीय बेसिन या महाद्वीपीय पठारों का निर्माण होता है। ये कैसे, ज्वालामुखी के द्वारा बनने वाली वाय आकृति है। लेकिन ज्वालामुखी के द्वारा बनने वाली आंतरिक आकृतियां भी कुछ स्थलाकृतियां हैं, जिनको हम स्थलाकृति बोलते हैं ना। आंतरिक भाग में अगर मैग्मा जम जाएगा तो उससे जो आकृति बनेगी उसको क्या बोलते हैं, आंतरिक भाग में ज्वालामुखी द्वारा बनने वाली स्थलाकृति। उसमें क्या क्या लिखा था, बैथोलिथ, लैपोलिथ, फैटोलिथ, सिल, सील, डाइट, ठीक है। और वाय कारकों में क्या क्या होता है, वाय कारकों में आपके पवन के द्वारा बनने वाली स्थलाकृतियां, नदी के द्वारा बनने वाली स्थलाकृतियां, सागरी जल के द्वारा बनने वाली स्थलाकृतियां, हिमानी के द्वारा बनने वाली स्थलाकृतियां और भूमिगत जल के द्वारा बनने वाली स्थलाकृतियों के बारे में पढ़ना, ठीक है। पहले इसमें लिखना स्थलाकृति क्या है, स्थलखंड के छोटे एवं मध्यम आकार के भूखंड को, स्थलखंड के छोटे एवं मध्यम आकार के भूखंड को स्थलाकृति या भू आकृति कहते हैं। स्थलाकृति या टोपोग्राफी या भू आकृति कहते हैं, ठीक है। स्थलखंड के छोटे और मध्यम आकार के जो भी भूखंड होंगे, ठीक है, क्योंकि पूरा स्थलखंड एक बहुत बड़ा एरिया है, उसके कहीं कहीं पे छोटे छोटे आकार के भूखंड मिलेंगे, उनको हम क्या बोलते हैं, स्थलाकृति बोलते हैं या भू आकृति बोलते हैं। जब यही भू आकृति, कई भू आकृतियां आपस में मिल जाती है तो इसको क्या बोलते हैं, भूदृश्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भूदृश्य बोलते हैं। इसको लिख लो, अनेक प्रकार की भू आकृतियां मिलकर भूदृश्य बनाती हैं। अनेक प्रकार की स्थलाकृतियां मिलकर या भू आकृतियां मिलकर भूदृश्य का निर्माण करती हैं। भूखंड होते हैं, ये स्थलमंडल के छोटे और मध्यम आकार के भूखंड होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, स्थलाकृति बोलते हैं, या इनको और किस नाम से जानते हैं,
भू आकृति भी बोलते हैं। अब जब यही कई भू आकृति आपस में मिल जाती है तो क्या होता है? भूदृश्य होता है। क्या बनता है? भूदृश्य। जब कई स्थलाकृतियों को आपस में मिला दिया जाए या कई स्थलाकृतियां आपस में मिलकर भूदृश्य, एक पूरा दृश्य, ठीक है, एक पूरा एरिया, मतलब उसमें कई सारे आकृतियां मिलेंगी तो जो बनता है उसको क्या बोलते हैं? भूदृश्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भूदृश्य। अब ना स्थलाकृतियों का वर्गीकरण, स्थलाकृतियों का वर्गीकरण। इसमें दो कारक होंगे, एक अंतः कारक और एक बाह्य कारक। क्या क्या कारक है इसके? अंतः कारक और बाह्य कारक, और एक होगा अंतः कारक। अंतः कारकों के द्वारा बनने वाली स्थलाकृतियां और बाह्य कारकों के द्वारा बनने वाली स्थलाकृतियां। अंतः कारकों में यहाँ पे क्या पूरा लिखना, अंतः कारकों के द्वारा बनने वाली स्थलाकृतियां, ठीक है, और उसको क्या बोलेंगे? बाह्य कारकों के द्वारा बनने वाली स्थलाकृतियां। अंतः कारकों में क्या है? दो है। एक होता है पटल विरूपणी संचरण, हाँ क्या? दीर्घकालिक, हाँ, पटल विरूपणी संचलन, इसी को दीर्घकालिक बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि ये लंबे समय बनते हैं, इनमें बनने में टाइम लगता है। और दूसरा होता है आकस्मिक संचलन। क्या होता है? आकस्मिक संचलन। अंतः कारकों में कौन कौन सी है? दो आपको पढ़ने, एक तो पटल विरूपणी पढ़ना है, एक आकस्मिक पढ़ना है। पटल विरूपणी आपने पहले पढ़ा है, ठीक है। पटल विरूपणी में क्या है? दो है। एक है आपका संपीड़न, क्या है? संपीड़न संचलन। दूसरा होता है तनाव मूलक या तनाव, ठीक है, तनाव मूलक या तनाव बोल सकते हैं, तनाव संचलन, तनाव के कारण जो बनती है। संपीड़न में आपने क्या पढ़ा है? वलित पर्वतों का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? इसमें वलित पर्वत बनते हैं या वलन होता है। क्या होता है? वलन लिख लो, वलन से ही वलित पर्वत का निर्माण होता है, ठीक है। संपीड़न में क्या पढ़ेंगे? वलन का, ठीक है, वलित पर्वतों का निर्माण, नवीन वलित पर्वत, हिमालय, रॉकीज, एंडीज, ठीक है, आल्प्स इत्यादि। तनाव मूलक में क्या क्या होता है? तनाव मूलक में हम पढ़ते हैं, एक तो भ्रंश बनता है, ठीक है, भ्रंशोत पर्वत बनते हैं जिसे हम भाग पर्वत बोलते हैं। भ्रंशोत पर्वत, इसी को हम क्या बोलते हैं? ब्लॉक माउंटेन, इसी को हम ब्लॉक माउंटेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लॉक माउंटेन। और ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ पे है? ठीक है, ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में है। कहाँ पे? जर्मनी में। वो कैसा पर्वत है? भ्रंशोत बोलेंगे उसको, या ब्लॉक माउंटेन बोलते हैं, ठीक है। और क्या बनता है इससे? रैंप घाटी बनती है, रैंप घाटी और हॉर्स्ट पर्वत, ठीक है, चार बनते हैं इससे। एक तो भ्रंश पढ़ेंगे आप, भ्रंशोत पर्वत, रैंप घाटी और हॉर्स्ट पर्वत, ठीक। आकस्मिक संचलन में क्या होता है? दो होते हैं इसके। आकस्मिक संचलन में क्या होता है? ज्वालामुखियों के द्वारा, इसमें हमें क्या पढ़ना है? ज्वालामुखी के द्वारा बनने वाली स्थलाकृतियां, ज्वालामुखी के द्वारा ज्वालामुखी के द्वारा बनने वाली स्थलाकृतियों के बारे में पढ़ना। ये भी दो भाग में बांट सकते हैं इसको। एक तो आंतरिक भाग में जमने की वजह से लावा के या मैग्मा के आंतरिक भाग में जमने के कारण बनती है, और एक बाह्य भाग में।
तो y भाग में बनने वाली स्थलाकृतियां एक y भाग में बनेगी। ये y भाग में क्या होगा, जब मैग्मा अर्थात लावा का जमाव बाहर होता है तो उससे कौन सी स्थलाकृति बनती है, y भाग में बनने वाली ज्वालामुखी का स्थलाकृति। आंतरिक भाग को आंतरिक भाग में लिखेंगे। अगर आंतरिक भाग में मैग्मा का जमाव हो रहा है तो हम उसे आंतरिक भाग के अंतर्गत लिखेंगे, ठीक है। y भाग में क्या क्या बनता है, एक तो बनेगा आपका महासागरीय बेसिन, तो इससे बनेगा ज्वालामुखी शंकु। पहला क्या लिखो, ज्वालामुखी शंकु बनते हैं। ज्वालामुखी शंकु। और क्या बनेंगे, महासागरीय बेसिन बनता है, क्योंकि अगर महासागर के बेसिन में जब जमा होते हैं ठंडा होके तो वहां पे महासागरीय बेसिन, ठीक है, जिसमें कटकों का निर्माण, ज्वालामुखी कटक वगैरह बनते हैं, महासागरीय बेसिन बोलते हैं, ठीक है। और तीसरा होता है महाद्वीपीय पठारों का निर्माण होता है, जिसमें आपका क्या है, दक्कन का पठार हो गया, ठीक है, स्नेक पठार हो गया। स्नेक पठार कहाँ पे है, कोलंबिया में है, कोलंबिया का पठार जहाँ पे है, अर्थात यूएसए के कोलंबिया के पठार में एक स्नेक पठार है, वो इसी महाद्वीपीय पठार के अंतर्गत आता है, ठीक है। स्नेक पठार याद रखना। महाद्वीपीय पठार हम लोग तीन चीज पढ़ते हैं। वायु भाग में अगर ज्वालामुखी वायु भाग में अर्थात मैग्मा का जब लावा के रूप में बाहर निकलता है तो लावा कहते हैं। लावा जब बाहर जमता है तो उसके द्वारा ज्वालामुखी शंकु का निर्माण होता है, जिसमें आप लोग कॉल्डेरा या क्रेटर वगैरह पढ़े थे, ठीक है। महासागरीय बेसिन में अपने मध्य अटलांटिक कटक, ठीक है, जो किसका उदाहरण है, महासागरीय बेसिन। जब सागर तल पे ज्वालामुखी सागर के तल पर ही जम जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, महासागरीय बेसिन। उदाहरण के रूप में क्या है, मध्य अटलांटिक कटक, ठीक है। अगला जो है महाद्वीपीय पठार है। महाद्वीप पठार में जो महाद्वीप वाला एरिया है वहां पे अगर कोई मैग्मा के लावा के जमने की वजह से कोई पठार का निर्माण होता है उसको क्या बोलते हैं, महाद्वीपीय पठार बोलते हैं, जिसमें आपका दक्कन का पठार आता है, स्नेक पठार, जितने भी पठार है लगभग इसमें पढ़ते हैं, ठीक है। जिसमें दक्कन का पठार हो गया, स्नेक पठार। दक्कन का पठार कहाँ पे है, कहाँ पे, भारत में, ठीक है। और स्नेक पठार कहाँ पे, कोलंबिया में। कोलंबिया मतलब कौन से देश, यूएसए, ठीक है। कोलंबिया कोई देश भी है ना, हाँ। कौन से कॉन्टिनेंट में है, दक्षिण अमेरिका। आंतरिक भाग में ज्वालामुखी के जब मतलब मैग्मा के जमने के कारण बनने वाली स्थलाकृतियों में कौन कौन सी है, इसमें लिखना, सिल है, सिल्क, सीट, डाइक, बैथोलिथ, लैकोलिथ, लैपोलिथ और फैकोलिथ। लैपो लोपो दोनों लिखा मिलता है, ठीक है। लैपो होता है LAPP से होता है ना, LAPPCO, तो हम लैपो बोल सकते हैं उसको, ठीक है। बैथोलिथ, लैकोलिथ, लैपोलिथ, फैकोलिथ, ठीक है। इनको याद करना, इन दोनों को हमेशा साथ में पढ़ना, ठीक है। जब भी याद करना घर पे, तो लैको और लैपो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, क्या होते हैं, एक दूसरे के सेम अपोजिट होते हैं। और यही आकृति अगर ज्यादा बड़ी होती है तो बैथोलिथ बन जाती है, और फैकोलिथ में क्या होता है, इसकी आकृति बाहर की तरफ, ये इनसे अलग अलग फैको, और ये दोनों को साथ में पढ़ते हैं, हाँ। सिल और सिट जो होता है और डाइक, इनको साथ में पढ़ते हैं, ठीक है। ये हो गया ना। वाई कारकों में लिखना, इसको आप पहले नोट कर लिए, पहले इनको बताया था, ठीक है। ये तो आपने पढ़ा था पीछे, ये टोटल पढ़ा है ना पीछे, तो अभी पहले आंतरिक भाग में जमने वाली स्थलाकृतियों के बारे में बताते हैं, ठीक है। इसको नोट कर लिए, ठीक है। इनके नाम याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ज्वालामुखी, अगर बैथोलिथ पूछा गया तो बैथोलिथ किसके द्वारा बनता है, ज्वालामुखी के द्वारा, पवन के द्वारा, जल के नदी द्वारा, या किसके द्वारा बनता है, ज्वालामुखी के द्वारा बनता है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ना, कि कौन सी स्थलाकृति किसके द्वारा बनती है।
मिलता जुलता थोड़ा बहुत है, ठीक है। इसमें हम बनाते हैं, जैसे ये आपका स्थलाकृति हम बना रहे हैं, ठीक है। इसमें कई सारी परतें होती हैं। एक सेकंड रुक जाओ, थोड़ा अच्छा चित्र बनाते हैं, देखिए जुड़ गया। चित्र बनाने में थोड़ा दिक्कत होती है, ठीक है। इसमें बनने वाली स्थलाकृतियों के बारे में बताना, जैसे कि ग्लाइकोलिथ, बैथोलिथ, सिल कैसे बनते हैं। अगर क्योंकि इसमें कई सारी परतें होती हैं, ये कई सारी परतों के रूप में जमा होते हैं, ठीक है। अगर जो मैग्मा है पृथ्वी के सतह के आंतरिक भाग में ही, मतलब सतह के नीचे ही जमता है, तो उसको क्या बोलते हैं? पृथ्वी की सतह के नीचे, मतलब जितने भी है सब ज्वालामुखी के आंतरिक भाग में, सतह के नीचे जमने वाली जितनी भी आकृतियां होती हैं उसमें हम सिल पढ़ते हैं, सीट पढ़ते हैं, डाइट पढ़ते हैं, और बैथोलिथ, लाइकोलिथ, लैपोलिथ, ठीक है, इत्यादि। तो इसमें अगर आपका ज्वालामुखी का जो क्षेत्र है, जो मैग्मा है, आंतरिक भाग में बड़े क्षेत्र में अगर जमता है, काफी बड़े एरिया में, ठीक है, उसका एरिया जो होता है काफी बड़ा और गहराई में जमता है, गहराई में, सतह की गहराई में अगर अधिक नीचे ही जम जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं? बैथोलिथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ये गहराई में ही जम जाता है। मान लो इसकी बहुत सारी शाखाएं निकलेंगी, ठीक है, एक शाखा इधर भी निकलेगी, और ये वाले जो सतह है, अगर सतह को तोड़ते हुए निकल रही है, क्या हो रहा है? सतह को तोड़ते हुए निकल रही है, तो इसको हम डाइक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मतलब ये जो सतह होती है इनको भी तोड़ते हुए निकल जाती है, ठीक। और ऐसे ही आपकी एक आकृति बनती है, इसमें क्या होता है? जो आपका लैपो और लैको होता है, लैपो और लैको, इसमें सतह को तोड़ता नहीं है, ठीक है। ये सतह को ही ऊपर की तरफ उठा देते हैं। तो अगर सतह को बिना तोड़े, ठीक है, सतह को बिना तोड़े ही मैग्मा का जमाव सतह के नीचे ही हो जाता है, तो उनकी वजह से किसका किसका निर्माण होता है? लैपो और लैको का। और इनका जमाव होगा क्योंकि आकार देख रहे हैं कैसा बन रहा है, ये पर्वत के समान, मतलब उत्तल या अवतल में आकार बनेगा इसका। ये आकार जो होगा आपका किसका होगा? उत्तल का। अगर यही जमाव ऐसे हो रहा है तो अवतल का। जब यहाँ पे मैग्मा का जमाव इस वाले एरिया में, क्योंकि ये कई सारी इसमें परतें होंगी, ठीक है, अगर मैग्मा का जमाव यहाँ पे हो रहा है, ठीक है, और आकृति इनकी कैसी रहेगी? उत्तल आकार में रहेगी। आकार कैसा रहेगा? उत्तल आकार में रहेगा। इसी को हम बोलते हैं लैकोलिथ। क्या बोलते हैं? अगर मैग्मा का जमाव पृथ्वी के आंतरिक सतह में सतह को बिना तोड़े हुए उत्तल आकार में बनती है या गुंबद आकार में। इसका आकार कैसा है? गुंबद आकार। इसी इसको क्या बोलते हैं? लैकोलिथ। इनका जो आकार, और ये सतह को तोड़ते नहीं है, पहली बात तो सतह को नहीं तोड़ते हैं, सतह को ऊपर ही उठा देते हैं। और इनका आकार ऐसा लगता है लैकोलिथ को देखने के बाद कि इनका उद्गार होने वाला था, लेकिन उद्गार होने से पहले ही ये जम गए। इनकी आकृति कैसी है? ऐसी है। अब ऐसा लग रहा था कि ऊपर उठ रहे थे, लेकिन यहाँ पे चट्टानियां परतें जो है अधिक मजबूत होने के कारण और इनमें इनकी शक्ति जो मैग्मा का था, ताप टेम्परेचर कम होने के कारण ये सतह के नीचे ही जम गए।
अगर वो टेम्परेचर थोड़ा और ज़्यादा होता या संवहनी धारा वहाँ पे ज़्यादा होती तो ये सतह को तोड़ते हुए भी यहाँ पे ज्वालामुखी का उद्गार कर सकती थी। ठीक है, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, ज्वालामुखी जैसे दो प्रकार के होते हैं, एक अंतर्वेदी एक वायवेदी। तो जो बाहर निकल गया तो ज्वालामुखी उद्गार हो चुका है, ये अंतर्वेदी ज्वालामुखी के अंतर्गत आता है। इनमें उद्गार होने की संभावना थी बट टेम्परेचर और संवहनी धाराओं का यहाँ पे कम होने की वजह से ये आंतरिक भाग में ही जम जाती है। इनकी वजह से अगर इनकी आकृति गुंबद आकार में है, ये आकार कैसा है, गुंबद आकार, इसलिए इनको हम मतलब गुंबद आकार, उत्तल या इसकी आकार जो होती है छतरी के जैसे होती है। ठीक है, इनको हम तीन तीन नामों से जानते हैं लाइकोलिथ को। क्या क्या बोलते हैं, एक तो इसका आकार उत्तल आकार होता है, उत्तल होता है ना, उत्तल लेंस वगैरह, ठीक, उत्तल आकार में होता है। दूसरा कैसा होता है, ये गुंबद के रूप में जमते हैं, गुंबदाकार बोलते हैं। इनकी आकृति जब गुंबदाकार के रूप में मैग्मा का जमाव आंतरिक सतह में होता है तो उसको हम लाइकोलिथ बोलते हैं। अगर मैग्मा का जमाव सतह को बिना तोड़े हुए गुंबद के आकार में होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, लाइकोलिथ बोलते हैं। तो गुंबदाकार, गुंबद जो होता है उत्तल के जैसे दिखता है, इसीलिए इसको हम उत्तल भी बोलते हैं, गुंबद भी बोलते हैं। और इनकी आकृति देखेंगे तो एक छाते के समान, छाता ऐसा ही होता है ना, ठीक है, तो छाते के समान होता है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, छाते की आकृति। ये छाते की आकृति के समान होते हैं। ठीक है, इनकी आकृति कैसी होती है, छाते की आकृति के समान होती है। यही क्वेश्चन बनेगा तो इतना ही बनेगा कि इनकी आकृति कैसे होती है, या इनका जमाव जो होता है आंतरिक सतह में होता है या बाहर होता है, मतलब सतह के नीचे होता है, सतह के बाहर, सतह के नीचे होता है। और ये सतह को, परतों को बिना तोड़े बनती है। जो परत होती है, कई सारी परतें हैं ना, इनको तोड़ती नहीं, परतों को ही ऊपर उठा देती है। ठीक है, ये परतों को तोड़ती नहीं है, लाइकोलिथ। अब दूसरा है लाइको से लैपो, का को बस पा कर दो। ठीक है, तो दूसरा क्या बनेगा, लैपो। दूसरा क्या है, लैपो। अगर इसी की आकृति जो है कैसा बन जाए, उल्टा यू के तरह, किसकी तरह, यू मतलब वी, यू बोल सकते हो, उल्टा यू, लैपोलिथ। लैपोलिथ क्या होता है, अगर आकृति यही गुंबदाकार जो है, गुंबदाकार में थी, अगर उल्टा गुंबदाकार बन जाए, गुंबद का उल्टा बन जाए तो क्या बनेगा, तो उसको हम लैपोलिथ बोलते हैं। अगर उल्टा गुंबद आकार में है तो एक कटोरी के समान लगभग दिखेगा। ठीक है, तो उसको हम तस्तरी नुमा भी बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं, तस्तरी नुमा बोलते हैं। और ये कैसे होते हैं, अवतल आकार में होते हैं। लैपोलिथ कैसे होते हैं, एक तो उल्टा गुंबद आकार, मतलब गुंबद के समान उल्टा होता है। जैसे गुंबद सीधा है, उसको उल्टा कर देंगे तो क्या बनेगा आपका, लैपोलिथ। उसकी आकृति जो होगी, अगर यही घुमा दिया जाए तो ये एक तरह से तस्तरी, तस्तरी पता है, तस्तरी बोलते हैं किसको, घर में बर्तन जो होते हैं उसके आकार का, इसको हम उल्टा गुंबदाकार बोल सकते हैं, या अवतल। इसका आकार कैसा होता है, अवतल का आकार होता है, और ये तस्तरी के जैसा दिखाई देता है। किसके जैसे, तस्तरी घर में होते हैं बर्तन, ठीक है, तस्तरी बोलते हैं, तो इसका आकृति हो तस्तरी नुमा होता है। ठीक है, ये पूछे आ सकते हैं किसकी आकृति तस्तरी नुमा होती है, किसकी आकृति या अवतल आकार में होती है, अवतल आकार में होती है, या लैपोलिथ की आकृति कैसी होती है। ठीक है, या ये गुंबदाकार होते हैं या उल्टा, गुंबदाकार के उल्टा। ठीक है, ये गुंबदाकार हो गया, इसी का क्या हो गया, उल्टा। ठीक है, ये उल्टा है ना, मतलब यू भी बोल सकते हैं इसकी तरह से, एक सीधा यू है, एक उल्टा यू है, गुंबदाकार में होता है। शॉर्ट में याद करना, याद हो जाएगा। ठीक है, ये लैपोलिथ भी और लैपोलिथ दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, इनकी आकृति एक दूसरे के विपरीत होती है, और ये दोनों सतह परतों को नहीं तोड़ते हैं। ठीक है, परतों को बिना तोड़े परतों को ऊपर उठा देते हैं। ठीक, याद रखना, परतों जो परत है, कई सारी परतें होंगी ना इसमें, तो ये परतों को तोड़ते नहीं है, परतों को ऊपर उठा देते हैं। और ये अंतर्वेदी ज्वालामुखी होते हैं, मतलब इनकी आकृति ऐसी दिखाई दे रही है कि इसमें ज्वालामुखी होने की संभावना थी, बट टेम्परेचर और संवहनी धाराओं का न होना एक तरह से इनके आंतरिक भाग में इनके जमने का कारण बनता है। ठीक है, इसीलिए परतों को उठाती है और इन परतों को तोड़ती नहीं है। ध्यान रखना, परतों को तोड़ती नहीं। ठीक, और अगला जो है सिल और सीट देखते हैं। ठीक है, बैथोलिथ वाला क्या था, इनकी आकृति जब ये गहराई में, अधिक गहराई में जम जाती है तो इसको क्या बोलते हैं, बैथोलिथ। ये बैथोलिथ वाला आकृति है। जब ये सतह के नीचे आंतरिक भाग में अधिक क्षेत्रफल में गहराई में जमती हैं मैग्मा, तो इनको क्या बोलते हैं,
बैथोलिथ बोलते हैं। इनका भी आकार गुंबद की तरह ही होता है, ठीक है, गुंबद के समान होता है, लेकिन इनकी आकृति लैकोलिथ से काफी बड़ी होती है। जैसे लैकोलिथ की भी आकृति कैसे थी, गुंबद आकार में थी ना, तो इनकी आकृति लैकोलिथ से काफी गुना बड़ा होता है। ये जमीन मतलब सतह के काफी नीचे होते हैं, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, पाताली, ठीक है। बैथोल का मतलब जैसे बैथोल लिखा ना, बैथोलिक है ना, ठीक है, बैथोलिथ जो है ये बैथोल शब्द से बना है। किससे बना है, बैथोल से। और बैथोल जो होता है कौन सी भाषा, ग्रीक भाषा का, ये ग्रीक भाषा के बैथोल से बना है, जिसका मतलब क्या होता है, अधिक गहराई में जमने वाली चट्टानें, अधिक गहराई में जमने वाली चट्टान। इसका बैथोल का मतलब क्या होता है, गहराई में जमने वाली चट्टानें, गहराई में पाई जाने वाली चट्टानें, ठीक है, या जमने वाली चट्टानें। जो किसकी वजह से बनती है, मैग्मा के जमाव के कारण बनती है, ठीक है। इनको हम अगर अधिक गहराई में जम रही है, इनको हम बोलते हैं पाताली चट्टान भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पाताल। पाताल होता है नीचे, पाताल लोक, पाताली चट्टानें कहते हैं, ठीक है। इनका क्षेत्रफल जो होता है वो काफी बड़ा होता है, और ये एक तरह से लैकोलिथ का विस्तृत रूप होता है, ठीक है, ऐसे भी याद कर सकते हो। जो लैकोलिथ ये वाला बना था ना गुंबद आकार में, इसी का विस्तृत रूप होता है। ये काफी बड़े एरिया में कवर, मतलब इसका एरिया जो होता है काफी ज्यादा होता है, और ये सतह के काफी नीचे गहराई में होते हैं, ठीक है। दोनों में बस इतना डिफरेंस है। अगला है सील और सीट। इसमें लिखना एक चीज, बैथोलिथ में उदाहरण है इदाहो बैथोलिथ, ठीक है, एग्जाम्पल लिखना, इदाहो बैथोलिथ, इदाहो बैथोलिथ। इदाहो एक बैथोलिथ है, ठीक है, यूएसए में पाया जाता है। एक बैथोलिथ की आकृति है जो इदाहो, वो कहाँ पाया गया है, यूएसए में। एक है कोस्ट रेंज, कोस्ट रेंज के एरिया में है, ये आपका कहाँ पड़ता है, कनाडा वाले में, ठीक है, पश्चिमी कनाडा भाग में पड़ता है, ठीक है। अच्छा, ये सब पश्चिमी भाग में होंगे या पूर्वी भाग में होंगे, पश्चिमी भाग में होंगे ना, क्योंकि वहीं पे तो अभिसरण होगा, ठीक है, पर्वत महाद्वीपीय और महासागरीय चट्टानों का आपस में टकराव पश्चिमी भाग में ही है, तो इसीलिए इन सबकी आकृति कहाँ मिलती है, पश्चिमी भाग में देखने को ज्यादा मिलती है, कोस्टल। और भारत में एक है रांची का पठार, रांची में, रांची का, रांची लिख लो, ठीक है, ये कहाँ पे, झारखंड। आज झारखंड की स्थापना दिवस मनाते हैं 15 नवंबर को, ठीक है, या जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है, इसी दिन की बिरसा मुंडा की जन्म, ठीक है, जयंती है। ये तीन इदाहो बैथोलिथ का आपका यूएसए में है, कोस्ट रेंज जो है कनाडा में है, रांची में आपका, रांची वाला जो है झारखंड में, यहाँ पे भी बैथोलिथ के उदाहरण देखने को मिलते हैं, ठीक है। अगला सिल और सीट। सिल और सीट में क्या होता है, जैसे कोई भी मैग्मा यहाँ से इनका उद्गार हुआ, मान लो यहाँ पे ज्यादा मात्रा में जमे हुए हैं, ये अगर आगे गए सीधे जा रहे हैं, और ये सतह को बिना तोड़े ही यहीं पे अगर जम जा रहे हैं, ठीक है, सतह को तोड़े ही, परतों को तोड़े ही, बिना परतों को तोड़े ही क्षैतिज रूप से इनका जमाव होता है, ठीक है। अगर इनकी मोटाई ज्यादा है, ये अपेक्षाकृत ये मोटा ज्यादा है और ये पतला है, और इनका जमाव कैसा होता है, क्षैतिज होता है। कैसा होता है, क्षैतिज। जो सिल होते हैं या सीट, इनका तो जमाव कैसा होता है, क्षैतिज होता है। मैग्मा का जमाव इसमें जो मैग्मा का जमाव होता है वो क्षैतिज होता है, और परतों को तोड़े बिना होता है, क्योंकि उसी परत के बीच में हुआ है, ठीक है, परतों को तोड़े बिना होता है।
परतों को बिना तोड़े इनका जमाव होता है और इनकी जो आकृति होती है वो क्षैतिज होती है। ठीक है, अगर इनकी मोटाई कम मोटा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, सीट कहेंगे। लेकिन अगर मोटाई ज्यादा है तो क्या बोलेंगे, सिल कहेंगे। ठीक है, अधिक अगर मोटा है तो सीट, सॉरी इसको कम मोटाई वाले को क्या बोलते हैं, जिसकी मोटाई कम है आकृति की, असलाकृति की, उसको हम सीट बोलेंगे। और जिसकी ज्यादा मोटाई है उसको क्या बोलेंगे, सिल बोलेंगे। अधिक मोटाई वाले को क्या बोलेंगे, मतलब इन दोनों को जो बांटा गया है सिर्फ इनकी मोटाई के आधार पर बांटा गया है। अगर मोटा है तो क्या बोलेंगे, सिल बोलेंगे। और सीट मतलब क्या होता है, कम मोटाई वाला। ठीक है, जैसे ये पतला दिखाई दे रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे, सीट बोलेंगे। और इसको क्या बोलेंगे, सिल बोलेंगे। ठीक है, ठीक है, इतना लिखना है इसमें। अगला है डाइक। क्या है, डाइक। डाइक जैसे इसमें कोई मैग्मा निकल रहा है बाहर, ठीक है, और इसकी जो आकृति होती है वर्टिकल होती है। क्या होती है, ऊर्ध्वाधर होती है। क्या होती है, ऊर्ध्वाधर होती है, इसको वर्टिकल बोलते हैं। अगर, और इनकी खास बात ये है कि परतों को तोड़ते हुए जाते हैं। ठीक है, ये बाहर भी निकले मतलब दिखाई देते हैं सतह पे ऊपर। और इनकी आकृति जो होती है कैसी होती है, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, डाइक कहा जाता है। क्या बोलते हैं, डाइक। और ये परतों को तोड़ते हुए जाती है, जो परत होते हैं उनको तोड़ते हुए सीधे जाती है। और इनकी आकृति कैसी होती है, ऊर्ध्वाधर होती है। ये परतों को तोड़ती हैं। परतों को तोड़ते हुए इनकी जो संरचना दिखाई देती है कैसे दिखाई देती है, वर्टिकल। ठीक है, ऊर्ध्वाधर। ठीक है, इनकी आकृति जो होती है ऊर्ध्वाधर होती है, वर्टिकल। और दूसरे की कैसी है, हॉरिजॉन्टल मतलब क्षैतिज होती है। परतों को तोड़ते हुए ये इनकी आकृति बनती है। आंतरिक भाग में ही मतलब सतह के नीचे ही मैग्मा का जमाव होता है। ठीक, डाइक में क्या होता है, ये परतों को तोड़ती है, साथ में इनकी आकृति जो होती है ऊर्ध्वाधर होती है या वर्टिकल बोलते हैं। ठीक है, और सिल में क्या था, वो क्षैतिज उनका जमा होता है। लाइकोलिथ में क्या होता था, मतलब गुंबद आकार में बनता है। लैको में क्या होता है, गुंबद। और लैको में क्या होता है, उल्टा होता है, स्त्रीनुमा या उल्टा गुंबद आकार या अवतरण होता है। ठीक है, बैथोलिथ क्या होती थी, अधिक गहराई में जमने वाली चट्टानें जो होती थी उनको क्या बोलते हैं, बैथोलिथ। एक बचा है फैकोलिथ, देखना, फैकोलिथ। ये श्रृंग और गर्त के रूप में जमते हैं। कैसे, श्रृंग और गर्त। श्रृंग मतलब क्या होता है, ऊंचाई पे, फिर गर्त। ठीक है, ऊंचाई और गहराई पे जमते हैं, इनको क्या बोलते हैं, श्रृंग। ये श्रृंग और गर्त के रूप में जमते हैं। कौन, फैकोलिथ। फैकोलिथ की जो आकृति होती है वो कैसी होती है, श्रृंग मतलब एक तरह से ऊंचाई वाले भाग को श्रृंग बोलते हैं, सींग, श्रृंग होता है, सींग को बोलते हैं। दूसरा गहराई वाले भाग को क्या बोलते हैं, गर्त। इस रूप में इनका जमाव होता है। जो फैकोलिथ होते हैं, फैकोलिथ का जमाव जो होता है किस रूप में होता है, श्रृंग एवं गर्त के रूप में होता है। और क्षैतिज रूप से होता है। क्षैतिज होता है ना, आगे बढ़ते हैं सीधे ऐसे, ऊपर नहीं जाएंगे, आगे, फिर आगे, फिर इधर। इसको क्या बोलेंगे, श्रृंग। और इसको क्या बोलेंगे, गर्त। ठीक, अब वाय कारकों द्वारा निर्मित असला करते हैं। ठीक है, द्वारा वाय कारकों। वाय कारकों में कौन कौन सी है, एक तो नदी द्वारा, नदी द्वारा बनेगा।
दूसरा सागरी जल के द्वारा बनती है, तीसरा आपका भूमिगत जल से बनेगा, चौथा आपका हिमानी के द्वारा बनने वाली स्थलाकृतियां, पांचवा नदी द्वारा सागरी जल, भूमिगत जल, हिमानी, पवन के द्वारा बनने वाली स्थलाकृतियां, ठीक है। हिमानी द्वारा, सागर नदी द्वारा, सागरी जल द्वारा, भूमिगत जल द्वारा, हिमानी द्वारा, पवन द्वारा बनने वाली स्थलाकृतियां, ठीक है। इनके बारे में बताइए। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एमसीक्यू में ज्यादा पूछा जाता है कि कोई उदाहरण दिया रहेगा ये किससे संबंधित है, ठीक है। हिमानी, पवन, सागर, भूमिगत जल और नदी द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां, ठीक है। नदी द्वारा स्थलाकृतियां में लिखना, कई सारी आकृतियां बनती है नदी द्वारा। एक तो क्या बनता है, वी आकार की घाटी बनता है, कैसी घाटी बनती है, वी आकार की घाटी। जो वी आकार की घाटी होती है उसमें अगर नदी, क्योंकि ये अपनी युवा अवस्था में होती है, जो वी आकार की घाटियां होती हैं यहाँ पे नदियां जो होती है अपनी युवा अवस्था में होती हैं, जहाँ से शुरुआत होती है और नदी का वेग वहाँ पे ज्यादा होता है। वेग अधिक होने के कारण ये सीधे लंबवत गिरती हैं। इनका जो मतलब नदी का बहाव होगा वो लंबवत नीचे की तरफ होगा, तो ये अधिक गहराई में वी आकार कैसे शेप बनाती है, वी के जैसे, अर्थात अधिक गहराई में जाती है और ऊपर की तरफ ऊर्ध्वाधर होती है। ऊपर क्या होता है, मोटाई ज्यादा होती है और नीचे जैसे ज्यादा सक्रिय होती चली जाती है। और इनका आकार अगर सकरा है, मतलब कम, ये वी जो है कम है, इसका सकरा आकार है, वी की जो घाटियों का आकार वो सक्रिय है, इसी को हम गार्ज बोलेंगे। अगर यही घाटियों का आकार अपेक्षाकृत बड़ा होगा तो हम क्या बोलेंगे, कैनियन बोलेंगे, ठीक है। दोनों में डिफरेंस नहीं है, दोनों एक ही चीजें हैं जो वी आकार की जैसे दिखती है। इनकी घाटियां जो होती है नदी द्वारा बनाई जाती है वो वी आकार की होती है। अगर वो कम सकरा है, मतलब उसके सॉरी सकरा है, तो क्या बोलेंगे, आपका गार्ज बनेगा। अगर उनकी चौड़ाई अपेक्षाकृत उनसे बड़ी है तो क्या बोलेंगे, कैनियन बोलते हैं। इसमें कौन कौन से दो पढ़ने हैं, गार्ज, दूसरा क्या है, कैनियन। तो कैनियन और गार्ज किसके द्वारा बनाई जाती है, नदियों के द्वारा बनाया जाता है। किसके द्वारा, नदियों के द्वारा बनता है। इसके अलावा में है जलप्रपात, वाटरफॉल, ठीक है, जलप्रपात। और क्या बनता है जलप्रपात, क्या बोलते उसे, रैपिड को क्या बोलते हैं, क्षिप्रिका। रैपिड को हिंदी में क्या बोलते हैं, क्षिप्रिका, हाँ क्षिप्रिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वाटरफॉल हो गया, दूसरा क्या है, क्षिप्रिका। इसको क्या बोलते हैं, रैपिड, ठीक है। रैपिड वो है जलप्रपात, वाटरफॉल, ठीक है। इसके अलावा डेल्टा, इन्हीं के द्वारा बनता है। गोपुर झील, ऑक्सबो लेक जिसको बोलते हैं, ठीक है। ऑक्सबो लेक इसको बोलते हैं, ठीक। ऑक्सबो मतलब क्या है, घोड़े की, सॉरी गाय के नाल के जैसा। ऑक्स मतलब क्या होता है, बैल, या गाय, बैल के नाल मतलब जो पैर में लगाया जाता है, ठीक है, उनके खुर के समान, ठीक। ऑक्सबो, गोपो इसीलिए लिखा है। अगला जो है जलोढ़ पंख, जलोढ़ पंख, एल्वियल फैन जिसको बोलते हैं, जलोढ़ शंकु, इन्हीं के द्वारा बनता है। प्राकृतिक तटबंध बनाते हैं ये, प्राकृतिक तटबंध मतलब बांध की तरह आकृति बनाते हैं, ठीक है। ये समप्राय मैदान बनाते हैं, क्या कहलाते हैं, समप्राय मैदान, प्राकृतिक तटबंध, जलोढ़ शंकु, जलोढ़ पंख, गोखुर झील, डेल्टा, क्षिप्रिका, जलप्रपात, नदी द्वीप बनाते हैं। नदी द्वीप बनता है इनसे। और तो बनता है लगभग हो गया।
नदी विसर्ग बनती है, नदी विसर्ग क्या बनाते हैं, नदी विसर्ग। जब जल वी आकार की घाटी है, जलप्रपात, क्षिप्रिका, उसके बाद विसर्ग बनता है, ठीक, क्रम में देखेंगे तो विसर्ग बनता है, नदी विसर्ग, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, मियांडर बोलते हैं, मियांडर, ठीक है, या हिंदी में लिखा सकता है मियांडर। अगर ऐसे लिखा है तो ज्यादा कंफ्यूज होगा कि मियांडर क्या है या इसका संबंध किससे है, ठीक है। नदी विसर्ग को क्या बोलते हैं, मियांडर बोलते हैं। इनसे एक डेल्टा का निर्माण होता है, गोखुर झील, जलोढ़ पंख, जलोढ़ शंकु। जब इन्हीं की आकृति बढ़ जाती है इसको क्या बोलते हैं, जलोढ़ शंकु। एक शंकु के आकार में जब बनता है क्या होता है, जलोढ़ शंकु। और पंख का मतलब क्या है, एक पंख है, जैसे पंखा होता है ना हवा देने वाला, ठीक है, जो राजा महाराजाओं को देते हैं, थोड़ा सा कैसे बनता है उसकी आकृति, ऐसा कुछ रहता है, ठीक है, इधर से पकड़ के हवा देते हैं ना। तो अगर एक पंखे के समान इसकी आकृति बन रही है तो उसको क्या बोलेंगे, जलोढ़ पंख बोलते हैं। जब नदियाँ अपने जब नदियाँ पर्वतीय भाग से नीचे उतरती हैं, मैदानी भाग में प्रवेश करती हैं, तो वहाँ पे उनकी तीव्रता थोड़ा ज़्यादा होता है। उस स्थिति में वहाँ पे क्या बनाती हैं, ये पठारी भाग से, ऐसा जैसे आपका हरिद्वार है ना, वहाँ पे नदियाँ जब नीचे उतरती है तो उस वाले क्षेत्र में इनकी आकृति जो होती है पंख के समान होती है, अर्थात नीचे अधिक चौड़ा, इधर ऊपरी भाग में चौड़ाई कम होती है। तो इनकी जो आकृति दिखाई देती है वो पंख के समान दिखाई देती है, ठीक है। और कोई इसमें छोटा बाढ़ का मैदान लिखना, बाढ़ का मैदान लिखा, एक बाढ़ का मैदान भी बनाती है, इसी में इन्हीं के द्वारा बाढ़ का मैदान बनता है। क्या बनता है, बाढ़ का मैदान। वी आकार की घाटियां कब बनाती हैं, इसको सुनना आपको। वी आकार की घाटियां जो होती है जब नदी अपने युवावस्था में होती है, युवावस्था में होती है उस समय नदी का वेग क्या होता है, अपेक्षाकृत ज़्यादा होता है, तो वो गहराई में गिरती है, लंबवत रूप से। कैसे गिरती है, लंबवत रूप से गिरती है। और जो घाटियों का निर्माण होता है वो सकरा होता है। अगर उनका वो अधिक सकरे हैं तो उनको क्या बोलते हैं, गाज बोलते हैं। अगर उनकी जो मोटाई है थोड़ा अपेक्षाकृत उससे ज़्यादा होता है या बृहद क्षेत्र में होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, कैनियन कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, वी आकार की घाटियां हेडिंग डालना होते हैं, थोड़ा थोड़ा वी आकार की घाटी का निर्माण, वी आकार की घाटी का निर्माण वी आकार की घाटी का निर्माण नदियां अपनी युवावस्था नदियां अपनी युवा अवस्था या युवावस्था में पर्वतीय क्षेत्रों में लंबवत अपर्दन के माध्यम से, पर्वतीय क्षेत्रों में लंबवत अपर्दन के माध्यम से करती है। लंबवत अपर्दन के माध्यम से करती है, जिससे ढाल तीव्र एवं उत्तर होता है। तीव्र एवं ढाल उत्तर होता है। उत्तर होता है, ठीक है। आकार के आधार पर वी आकार की घाटी को आकार के आधार पर वी आकार की घाटी को गार्ज एवं कैनियन कहते हैं।
या गार्ज एवं कैनियन में विभक्त किया जाता है। गार्ज एवं कैनियन में विभक्त किया या बांटा जाता है। ठीक है, जो भी आकार की घाटियां हैं उनको आकार के आधार पर गार्ज एवं कैनियन में बांटा जाता है। इसमें है ना सामान्यतः, अगली लाइन से, सामान्यतः अधिक गहरी एवं सकरी, अधिक गहरी एवं सकरी वी आकार की घाटी को, वी आकार की घाटी को गार्ज कहते हैं। गार्ज में उदाहरण में लिखना, जैसे आपका कौन सा है, एक तो दिहान गार्ज है, जो आपकी कौन सी नदी पे है, ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र। दूसरा आपका सिंधु गार्ज है, सिंधु नदी भी गार्ज बनाती है, जो सिंधु नदी पे होगा। ठीक है, इसके अलावा आपका है सिपकिला गार्ज, सिपकिला गार्ज किस नदी पे है, कौन सी नदी सिपकिला दर्रे से होकर प्रवेश करती है, सतलुज नदी, सतलुज। ये कौन सी नदी पे है, मतलब सिपकिला गार्ज कौन बनाता है, सतलुज नदी। कहीं पे सतलुज भी लिखा रहता है, सतलुज सतलुज बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, हाँ, हिमाचल प्रदेश में सिपकिला दर्रे से प्रवेश करती है। और इसके अलावा आपका है भेड़ा घाट, हाँ, नर्मदा नदी पे है। ठीक है, ये कौन सी नदी में आती है, नर्मदा नदी। ठीक है, ये अलग से भी पूछा जाता है ना कि नर्मदा भेड़ा घाट कहाँ पे है, या सिपकिला गार्ज कौन बनाएगा, दिहांग गार्ज कौन बनाएगा। ठीक है, दिहांग गार्ज ब्रह्मपुत्र नदी, सिंधु गार्ज सिंधु नदी, सिपकिला गार्ज सतलुज नदी, भेड़ा घाट गार्ज जो बनता है भेड़ा घाट में, वो नर्मदा नदी द्वारा बनाया जाता है। ठीक, अब देखना गार्ज के विस्तृत रूप को कैनियन कहते हैं। अगले में गार्ज के विस्तृत रूप को कैनियन कहते हैं। कैनियन का उदाहरण जो है ग्रैंड कैनियन है। क्या है, ग्रैंड कैनियन। ठीक है, और ये कहाँ पे स्थित है, एरिजोना प्रांत है, एरिजोना प्रांत, यूएसए, यूएसए के एरिजोना प्रांत में स्थित है ग्रैंड कैनियन। कहाँ पे स्थित है, ग्रैंड कैनियन यूएसए के एरिजोना प्रांत में स्थित है। ठीक, और वी आकार की घाटियों में अगर उनकी आकृति सक्रिय और अधिक गहरी है तो गार्ज कहते हैं, अगर गार्ज की अपेक्षाकृत अगर विस्तृत है तो उनको क्या बोलते हैं, कैनियन कहते हैं। और जो ग्रैंड कैनियन बनता है कौन सी नदी द्वारा बनता है, कोलोराडो नदी द्वारा। कौन सी नदी है, कोलोराडो नदी, उसको भी लिखो साथ में। ये डायरेक्ट भी पूछा सकता है कि ग्रैंड कैनियन कौन सी नदी बनाती है, कोलोराडो नदी बनाती है। ठीक है, एग्जाम में आ सकता है सीधा सीधा। नदी का नाम क्या है, कोलोराडो नदी। नदी का नाम क्या है, कोलोराडो नदी। और ग्रैंड कैनियन बनाती है कहाँ पे, एरिजोना प्रांत, यूएसए के एरिजोना प्रांत में कोलोराडो नदी द्वारा ग्रैंड कैनियन बनाया जाता है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और सबसे बड़ा कैनियन है, सबसे बड़ा कैनियन यही है। मतलब वी आकार की घाटी की तरह इनकी आकृति होती है, बट ये अपेक्षाकृत गार्ज से बड़े होते हैं। दूसरा एक ना जलप्रपात एवं क्षिप्रिका, जलप्रपात एवं क्षिप्रिका साथ में लिखते हैं। जलप्रपात एवं क्षिप्रिका, वाटरफॉल एंड रैपिड। इसमें लिखना वाटरफॉल एंड रैपिड। जब नदियों का जल
जब नदियों का जल अत्यधिक ऊंचाई, जब नदियों का जल अत्यधिक ऊंचाई, नदियों का जल अत्यधिक ऊंचाई एवं वेग से नीचे गिरता है, अत्यधिक ऊंचाई एवं वेग से नीचे गिरता है, नीचे गिरता है तो उसे जलप्रपात कहते हैं। और ये स्थिति कब बनेगी? जब नदी के मार्ग में कठोर और मुलायम चट्टानें रास्ते में मिलती है। पास में कोई वाटरफॉल है, एक रेनेट करके वाटरफॉल है ना, रेने वाटरफॉल, ठीक है, कहाँ पड़ता है? छतरपुर, क्या नाम है? एमपी का, ठीक है, रेने वाटरफॉल। तो वो जो कठोर और मुलायम चट्टान नदी के बीच में पड़ती है, कौन सी नदी पड़ती है? केन नदी है। रेने वाटरफॉल कौन सी नदी बनाती है? केन नदी द्वारा बनाया जाता है। इसमें उदाहरण लिखना जलप्रपात में, कुछ वाटरफॉल है उनके नाम, जैसे एंजल वाटरफॉल, एंजल वाटरफॉल सबसे बड़ा वाटर, सबसे अधिक ऊंचाई वेनेजुएला, हाँ तो अमेरिका मतलब अमेरिका तो बहुत बड़ा हो जाएगा ना, ठीक है। वेनेजुएला एंजल वाटरफॉल, इसमें लिखना एंजल वाटरफॉल। विश्व का सबसे अधिक, मतलब सबसे अधिक ऊंचा कौन सा है? एंजल। जलप्रपात वाले में लिखना एक तो आपका कौन सा है? एंजल जलप्रपात, दूसरा है आपका नियाग्रा जलप्रपात, तीसरा आप लिखना विक्टोरिया जलप्रपात, ठीक है। ऐसे भारत में भी कुछ जलप्रपात है जिसमें जो गर्ल्स उत्पाद डालते हैं, कर्नाटक में जो गरसोप्पा कहाँ पे है? इसी को महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से भी जानते हैं। और ये कहाँ पे है? कर्नाटक में। इसके अलावा भी बहुत सारे, जैसे चित्रकूट में है चित्रकूट जलप्रपात, जैसे नियाग्रा जलप्रपात है। भारत का नियाग्रा किसे कहा जाता है? चित्रकूट में जो स्थित जलप्रपात है उसको क्या बोलते हैं? चित्रकूट जलप्रपात जो होता है छत्तीसगढ़ में है, उसको भारत का नियाग्रा कहा जाता है। क्या कहते हैं? भारत का नियाग्रा कहा जाता है। एक नियाग्रा जलप्रपात अलग है, और भारत का नियाग्रा किसे कहते हैं? चित्रकूट जलप्रपात, जो कि इंद्रावती नदी पे है। किस नदी पे है? और इंद्रावती जो है किसकी सहायक नदी है? गोदावरी की सहायक नदी है। किसकी है? और वो छत्तीसगढ़ से निकलती है, ठीक है। जोड़ जोड़ के याद करना, ठीक है। इसमें लिखना एंजल, एंजल वाला कौन सी नदी पे है? कैरोनी नदी है ना, कैरोनी, ठीक है। इसमें लिखना वेनेजुएला में, कहाँ पे स्थित है ये? वेनेजुएला, ठीक है, साइड में लिखना। एंजल जलप्रपात कहाँ पे पाया जाता है? वेनेजुएला में, जिसकी राजधानी कराकस, ठीक है। और ये विश्व का सबसे सर्वाधिक ऊंचा जलप्रपात भी है। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है, विश्व का सर्वाधिक ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? एंजल जलप्रपात। एंजल जलप्रपात जो होता है विश्व का सर्वाधिक ऊंचा जलप्रपात भी है, और ये वेनेजुएला में है। नाम क्या है? एंजल। दूसरा क्या है? नियाग्रा, कैरोनी, कैरोनी, ठीक है। और नियाग्रा जलप्रपात कहाँ पे है? उत्तरी अमेरिका में। और आपका तीसरा कौन सा? विक्टोरिया, विक्टोरिया वाटरफॉल जो है पूछा जाता है कौन कौन से? विक्टोरिया कहाँ पे होगा? अफ्रीका में। कहाँ पे है? अफ्रीका में। एग्जाम में आया भी है विक्टोरिया जलप्रपात किन किन देशों के साथ सीमा बनाती है। तो विक्टोरिया जलप्रपात जो होती है आपके जाम्बिया, जिम्बाब्वे और कौन उधर? जाम्बिया, जिम्बाब्वे और तंजानिया। नहीं सर, तंजानिया ऊपर नहीं हो गया? तंजानिया, जाम्बिया, जिम्बाब्वे, वहाँ पे बोलीविया ये सब है। जाम्बिया और जिम्बाब्वे के साथ बनाती है, दो ही, ठीक है। जाम्बिया और जिम्बाब्वे के साथ इनकी सीमा बनाती है, ठीक है। जाम्बिया और जिम्बाब्वे के साथ।
और विक्टोरिया जलप्रपात जो है जाम्बेजी नदी पे स्थित है। कौन सी नदी पे स्थित है? जाम्बेजी। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पे स्थित है? जाम्बेजी। और जोगकर सुप्पा जो है जिसको महात्मा गांधी वाला बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं? वो कौन सी नदी पे है? शरावती नदी। कौन सी नदी पे है? शरावती नदी पे, कर्नाटक में शरावती नदी पे। ठीक है। एक और जलप्रपात लिख लेना, धुआंधार जलप्रपात। क्या नाम है? धुआंधार जलप्रपात। ठीक है, धुआंधार जलप्रपात। ये कौन सी नदी पे है? नर्मदा नदी पे है। कौन सी नदी पे है? नर्मदा नदी पे है। और कहाँ पे है? एमपी में, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश, जबलपुर, मध्य प्रदेश लिख लेना। ठीक। और भारत का नियाग्रा किसे कहते हैं? चित्रकूट जलप्रपात, जो कि किस नदी पे है? इंद्रावती नदी पे। और कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में। कौन से राज्य में है? छत्तीसगढ़ में है। अब इसमें अगली लाइन से लिखना, जब नदियों का जल कम ऊंचाई, जब नदियों का जल कम ऊंचाई, ये जो एग्जाम्पल है याद रखना, सबसे जरूरी तो एग्जाम्पल ही है, एग्जाम में यही ज्यादा पूछा है। ठीक है। जब नदियों का जल कम ऊंचाई से क्रमबद्ध रूप से नीचे गिरता है, क्रमबद्ध रूप से नीचे गिरता है, क्रमबद्ध रूप से नीचे गिरता है, तो उसे क्षिप्रिका कहते हैं। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं? क्षिप्रिका। एक और लाइन है, यह सोपानात्मक, ठीक है, सोपानात्मक स्थलाकृति होती है, अर्थात इनको हम सोपानी भी बोलते हैं। ठीक है, क्षिप्रिका को क्या बोलते हैं? सोपानी। संरचनात्मक सोपान बोलते हैं। ठीक है, या संरचनात्मक सोपानी, क्षिप्रिका को ही बोला जाता है। जब वही नदी जब नदियों का जल जो है कम ऊंचाई से गिरती है तो क्षिप्रिका बोलेंगे, उसी को सोपानात्मक बोलते हैं। ऐसा लगता है कि सोती हुई स्थिति में। और दूसरा जो आपका वाटरफॉल है वो अधिक ऊंचाई से गिर रही तो क्या बोलेंगे? वाटरफॉल। दोनों काम है ना, तो थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। जैसे गार्ज और कैनियन में है ना, उनके विस्तृत रूप को हम क्या बोलते हैं? गार्ज के विस्तृत रूप को कैनियन कहते हैं। और वाटरफॉल में क्या, वाटरफॉल अगर अधिक ऊंचाई से गिर रहा है, सॉरी, नदियों का जल अगर अधिक ऊंचाई से गिर रहा है तो वाटरफॉल, और कम ऊंचाई से गिर रहा है तो क्षिप्रिका, जिसको हम सोपानात्मक या सोपानी भी कहा जाता है। अगला एक है जलोढ़ पंख। जलोढ़ पंख लिखो। जलोढ़ पंख, इसका नाम बस सुन लो। जलोढ़ पंख में होता क्या है, लिखना नहीं आता कि जलोढ़ पंख में जब नदियां अपने पर्वतीय भाग को छोड़ के मैदानी भाग में प्रवेश करती है, वहां पे उनकी आकृति जब बनती है नीचे अधिक भाग में, क्योंकि वहां पे वेग होता है ऊंचाई से, तो जैसे ही नीचे आती है फिर वेग उनका धीरे धीरे कम होता चला जाता है और यहाँ पे नदियाँ फैल जाती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर उनके पास क्या होता है? अवसाद ज्यादा होता है, तो अवसाद ये फैलते हैं और इनकी आकृति बनती है एक ट्रायंगल के आकार का, बोल सकते हैं, मतलब एक पंख के जैसा होता है। तो इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं? जलोढ़ पंख बोलते हैं। ठीक है, अगला जो है नदी विसर्ग, ये लिखना, इसके बारे में थोड़ा लिखना। नदी विसर्ग, नदी विसर्ग कहीं लिखो, नदी विसर्ग जिसको मेयांडर बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, नदी विसर्ग एवं गोखुर झील एक साथ में, नदी विसर्ग एवं गोखुर झील, क्योंकि उन्हीं के द्वारा गोखुर झीलों का निर्माण होता है। नदी विसर्ग से ही गोखुर झीलों का निर्माण होता है। इसमें लिखो, जब नदियां मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती हैं, जब नदियां मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती हैं
प्रवेश करती हैं और क्षैतिज अपरदन के कारण मोड़दार मार्ग में बहने लगती हैं। मोड़दार मार्ग में बहने लगती हैं। तब नदी के इन मोड़ों को विसर्प कहते हैं। तो नदी के इन मोड़ों को क्या कहता है? विसर्प कहते हैं। जैसे नदी आगे बढ़ रही है, कोई भी नदी है, मैदानी भाग में प्रवेश कर रही है, अगर इनकी आकृति कुछ ऐसी सर्प के आकार के जैसा हो, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? विसर्प कहते हैं। अब नदी जब इस अवस्था में होगी, ऊपरी भाग में उठ रही है, तो यहाँ पे क्या करेगी? अपरदन करेगी, ठीक है। जबकि जब नीचे वाले भाग में आएगी, इस भाग में आएगी, तो ये कौन सी आकृति है? ये मतलब गुंबद एक तरह से बोल सकते हो, ये उल्टा यू मतलब यू है। जब इस आकृति में होती है तो क्या करती है? अपरदन करती है। और जब यहाँ पहुंचती है तो जो यहाँ से अपरदित पदार्थ है, निक्षेप पदार्थ है, यहाँ पे लाके उनका क्या कर देती है? अर्थात इकट्ठा करती है। यहाँ पे निक्षेपण होता है, ठीक है। और जब ये स्थिति, कभी कभी क्या होता है कि ये जो स्थिति बनी है अपरदन वाली, ये इतना ज्यादा हो जाता है और नदी अपने मार्ग को बदल देती है। तो ये बचे हुए भाग जब नदी वापस अपने इस मार्ग पे आ जाती है, ये वाली आकृति जो बचती है ना, यहीं पे गोकुल झील का निर्माण होता है। नदी जब अपने मार्ग को छोड़ के दूसरा रास्ता अपना लेती है और उनकी आकृति अपरदन की वजह से जो आकृति बनी हुई है सर्प के आकार अर्थात विषद मेंढर, वो उसको छोड़ देंगे, ठीक है। दूसरा मार्ग अपनाते, तो इनकी जो आकृति दिखाई देती है एक घोड़े के नाल, सॉरी गाय या बैल के नाल के जैसा दिखाई देता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? गोपुर झील, ऑक्सबो लेक बोलते हैं, ठीक है। जिसमें आपका जो बेगूसराय का कांवर लेक है ना, कांवर लेक जो रामसर साइट में भी है, ठीक है, वो एक ऑक्सबो लेक के अंतर्गत आता है, ठीक। जो सबसे बड़ा एशिया का ऑक्सबो लेक रामसर साइट है, इसमें लिखना। नदी का पानी घुमावदार, नदी का पानी घुमावदार, नदी का पानी घुमावदार, नदी का पानी घुमावदार मार्ग में प्रवाहित है, प्रवाहित होता है। नदी का पानी घुमावदार मार्ग में प्रवाहित होता है तो अवतल किनारों, अवतल मतलब वही ऊपर जो यू उल्टा यू तरह से देख सकते हैं, अवतल किनारों पर अपरदन, अवतल किनारों पे अपरदन तथा उत्तल किनारों पर निक्षेपण होता है, ठीक है, निक्षेपण होता है। नदी का पानी घुमावदार मार्ग में प्रवाहित होता है तो अवतल किनारों पे अपरदन तथा उत्तल किनारों पे निक्षेपण होता है, ठीक। और ये प्रक्रिया लगातार जारी रहती है। और इनकी आकृति कैसे दिखाई दे रही है? एस के आकार के जैसे दिखाई देती है। इनकी आकृति कैसी बनती है? जैसे एस का आकार बनता है, ठीक है। और कभी कभी ये घुमाव इतना ज्यादा हो जाता है कि जो मुख्य नदी है ये उनसे अलग हो जाती है। जो मुख्य नदी जा रही थी क्योंकि घुमाव हुआ, अब मुख्य नदी सीधे जा रही है, मुख्य नदी से ये घुमाव अलग हो जाता है, जिसकी वजह से किसका निर्माण होता है? गोपुर झीलों का निर्माण हो जाता है। इसमें लिखना आगे एक लाइन और, जब यह घुमाव इतना जब यह घुमाव मुख्य नदी से अलग हो जाता है, ऐसे लिखो, जब यह घुमाव मुख्य नदी से अलग हो जाता है, जब यह घुमाव मुख्य नदी से अलग हो जाता है, अलग हो जाता है, तो इस अलग हुए भाग को गोपुर झील कहते हैं। तो इस अलग हुए भाग को क्या कहते हैं? गोपुर झील कहते हैं, ऑक्सबो लेक कहते हैं।
ऑक्सबो लेक कहते हैं। प्राकृतिक तटबंध क्या है, इनके विषय में ज्यादा लिखना नहीं है आपको। प्राकृतिक तटबंध हो गया। प्राकृतिक तटबंध क्या होता है, जब नदियां आती हैं और उनमें अपरदित पदार्थ या अवसाद ज्यादा इकट्ठा होते हैं और वहां पे वो वेग के साथ बहते हुए आगे बढ़ती हैं, लेकिन नदियों अपने द्वारा लाए गए अपरदित पदार्थ या निक्षेपित पदार्थ को अपने दोनों किनारों पे इकट्ठा कर देती है। कि कहाँ पे, अपने दोनों किनारों पे, बगल बगल में, लेफ्ट साइड में और राइट साइड में इकट्ठा कर देती है। तो वहां पे जो आकृति बनती है वो एक बांध के समान दिखाई देता है। कैसे दिखाई देता है, जैसे कोई नदी आ रही है, ठीक है, यहाँ पे जो भी अवसाद है वो यहाँ पे इकट्ठा कर दे रही है, ठीक है, इस एरिया में। और इधर तो ऐसा लगता है कि इन दोनों साइड में क्या है, बांध की आकृति बन जाती है और नदियां इसके बीच में से जाती है, ठीक है। तो वहां पे क्या बनता है, बांध की आकृति बन जाती है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्राकृतिक तटबंध कहते हैं, ठीक है। बाढ़ के मैदान में क्या होता है, जब ये निक्षेपित पदार्थ ज्यादा इकट्ठा हो जाते हैं और उस एरिया में पानी जो है फैलकर समतल भाग में प्रवेश करता है, तो वहां पे समप्राय मैदान का भी निर्माण होता है, पेनी प्लेन जिसको बोलते हैं, ठीक है। और आपके बाढ़ के मैदान का निर्माण, जब नदियों का जल समतल भाग में, समतल मैदानी भाग में प्रवेश कर जाता है तो वहां पे बाढ़ की स्थिति बन जाती है। रीजन क्या है, अवसाद के अधिक जमा होने के कारण होता है, उससे आपके बाढ़ का मैदान निर्मित होता है। जैसे कौन कौन सी नदियां बाढ़ लाती है, जिनको हम शोक भी कहते हैं, कोसी को क्या कहते हैं, बिहार का शोक, ठीक है। दामोदर को कहाँ का शोक कहा जाता था, अब तो उस पर परियोजना भी चालू है, वो आपकी है पश्चिम बंगाल। कहाँ पे है, पश्चिम बंगाल। उड़ीसा का शोक किसे कहा जाता था, क्योंकि अभी तो उस पर बात बनाया गया है, तो अब वो स्थिति उतनी नहीं है। कौन सी है, महानदी। उड़ीसा की शोक कही जाती थी महानदी को, और पश्चिम बंगाल का शोक क्या था, दामोदर। कोसी को बिहार। और चीन का शोक, चीन में जो नदी है वांगो नदी, वांगो नदी जो है चीन, जबकि यांगतीसी जो है वो पूरे एशिया की सबसे बड़ी है और तीसरे नंबर पे आती है। पूरे विश्व में यांगतीसी जो है तीसरे नंबर पे है और विश्व एशिया में कौन से, पहले नंबर। जबकि सबसे बड़ी नदी कौन सी है, सबसे बड़ी पूरे महाद्वीप की, नील नदी। उसके बाद अमेज़न, तीसरे नंबर पे यांगतीसी, चौथे पे मिसिसिपी और मिसौरी, ठीक है। वो महानदी को उड़ीसा की लाइफलाइन भी कहते हैं, इसको महानदी को, हाँ, ठीक है। और उसके शोक का कारण भी बनी थी जब तक उस पे कौन से बांध है महानदी पे, हीराकुंड बांध, ठीक है, सबसे बड़ा बांध है। हाँ, सब लंबाई की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे लंबा बांध कौन सा है, हीराकुंड बांध, लगभग 25 किलोमीटर के आसपास, ठीक है। और सबसे ऊंचा अगर पूछा जाए तो टिहरी डैम है, और वो कौन सी नदी पे है, भागीरथी और तेलंगाना पे है, दो नदी है, उत्तराखंड में है। और सबसे बड़ा बांध अगर पूछा जाता है तो कौन सी है, सबसे बड़ा बांध यही है, लार्जेस्ट, लॉन्गेस्ट नहीं, लार्जेस्ट, वो टेहरी डैम, वो हाईएस्ट है। तीन है, एक हाईएस्ट है, एक लॉन्गेस्ट है और एक लार्जेस्ट है, ठीक है। तीन है, तीनों लिख लो साइड में कहीं, ठीक है, याद रखना चाहिए, एग्जाम में पूछे जाते हैं अलग अलग। एक तो आपका लार्जेस्ट है, ठीक है, एक लॉन्गेस्ट है और एक हाईएस्ट है। लार्जेस्ट वाले में कौन सा, भाखड़ा नांगल है, और लॉन्गेस्ट में कौन सा है, हीराकुंड, और हाईएस्ट में कौन सा, टिहरी है, ठीक है। भाखड़ा नांगल जो है सतलज नदी पे है, हीराकुंड जो है महानदी पे है, और तीसरा जो है टिहरी, ये कहाँ पे है, कौन सा टिहरी, ये भागीरथी और तेलंगाना नदी पे है, उत्तराखंड में स्थित है। राज्य का नाम भी लिखना इंपॉर्टेंट। भाखड़ा नांगल, सतलुज नदी, ठीक है। कौन सी नदी है, सतलुज नदी, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, ये पूरा एरिया कवर करता है, हिमाचल से उद्गम होता है। हाँ, सतलुज नदी तो हिमाचल, सतलुज नदी कहाँ से निकलती है, तिब्बत से निकलती है। कहाँ से निकलती है, तिब्बत, सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र, तीनों कहाँ से निकलते हैं, तिब्बत से। कौन कौन सी नदी निकलती है, सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र जो भारत में आती है, इसके अलावा साल्वीन और मेकांग, ठीक है, वो भी तिब्बत के पठार से निकलती है, साल्वीन और मेकांग। अगला हेड डालना, डेल्टा, डेल्टा,
डेल्टा। निम्नवर्ती क्षेत्रों में, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है डेल्टा वाला। निम्नवर्ती क्षेत्रों में, लिखने में ज़्यादा दिक्कत तो नहीं हो रही? निम्नवर्ती क्षेत्रों में जहां नदियां अपना मुहाना बनाती हैं, निम्नवर्ती क्षेत्रों में जहां नदियां अपना मुहाना बनाती हैं, अपना मुहाना बनाती हैं, मुहाना बनाती हैं, वहां इनका वेग अत्यधिक कम रहता है, वहां इनका वेग अत्यधिक कम रहता है। इनका वेग क्या होता है, वहां पे कम रहता है। नदियों द्वारा अवसादों का निक्षेपण अधिक होता है, निक्षेपण अधिक होता है, जिससे निर्मित संरचना को डेल्टा कहते हैं, जिससे निर्मित संरचना को क्या कहते हैं, डेल्टा कहते हैं। क्या कहते हैं, डेल्टा कहते हैं। इसमें उदाहरण के रूप में लिखना, क्योंकि जब नदियां अपने निचले भाग में जहाँ पे वो मुहाना, जहाँ पे मुहाना बनाने वाली होती है, वहाँ पे उनकी गति क्या होती है, बहुत धीरे हो जाती है। वहाँ पे जो भी उनके पास अपराजित पदार्थ या क्या बोलते हैं, निक्षेपित पदार्थ होते हैं, उनकी वजह से जो आकृति बनती है उसको क्या बोलते हैं, डेल्टा बोलते हैं। वहाँ पे नदियों का जो स्पीड होता है, गति होती है, वो कम होती है। ठीक है, उदाहरण के रूप में रखना। इसको तीन भागों में बांट के पढ़ते हैं। एक तो है चापाकार, मतलब उनकी आकृति जो है ऐसी स्थिति बनेगी, ठीक है, आर्क के जैसे बनेगा तो उसको क्या बोलते हैं, चापाकार आकृति, ठीक है। और वृक्ष के समान बनेगी तो वृक्षाकार या ध्रुमाकृतिक बोलते हैं। और एक होता है पंजे के समान, आकृति कैसे होगा, पंजे के समान, मतलब पंजा होता है पक्षी के पंजे के समान बनती है, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, पंजाकार। एक है चापाकार आकृति, चापाकार डेल्टा। दूसरा आपका पंजाकार, लिखो पंजाकार, मतलब पंजे के समान, चिड़ियों के पंजे के समान आकृति दिखाई देती है। तीसरा आपका होता है ध्रुमाकृतिक, इसी को क्या बोलते हैं, वृक्षनुमा, ठीक है। इनकी आकृति कैसे होती है, वृक्षनुमा होती है, तो वृक्षनुमा आकार। चापाकार में कौन कौन सी नदी बनाती है, जैसे आपका गंगा हो गया, ब्रह्मपुत्र हो गया, और आपकी नील नदी हो गई, और बहुत सारी नदियां हैं, कृष्णा भी बनाती है, गोदावरी बनाती है, ठीक है। तो इसे चापाकार, इनकी आकृति बनती है आर्क के जैसे बनती है, ठीक है, लगभग ऐसे, क्योंकि नदी इसी दिशा में जा रही है ना, जिस दिशा में नदी जाएगी उधर उसका कटाव ज़्यादा होगा। ऐसे इस दिशा से अगर आ रही है तो यहाँ पे काटते इधर चौड़ाई बढ़ जाती है, और या तो इस दिशा में बनेगा, इधर से आ रही है, ठीक है। इनकी आकृति कैसे होती है, आर्क के समान होती है। अगर वो पंजाकार, चिड़ियों के पंजे के समान दिखाई देती है, मतलब उनकी आकृति होती है पंजे के समान, जैसे पंजा होता है ना पक्षियों के, वैसे दिखाई देती है, तो उसको क्या बोलते हैं, पंजाकार डेल्टा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पंजाकार डेल्टा। इसका सबसे अच्छा उदाहरण जो मिलता है वो मिसिसिपी, मिसिसिपी, इसमें आपका वैसे मिसिसिपी, मिसौरी, मिसिसिपी और मिसौरी नदी जो है कहाँ पे स्थित है, कनाडा और यूएसए के, हाँ, कनाडा और यूएसए के पास में स्थित है, ठीक है। और ये इस पूरे वर्ल्ड की चौथी सबसे बड़ी नदी है। अगर लंबाई की दृष्टि से देखा जाए तो ये चौथे नंबर पे आती है, जबकि उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी है, ठीक है, मिसिसिपी, मिसौरी, ठीक है। ये दो अलग अलग नदियां हैं, इनको हम साथ में पढ़ते हैं। इनके द्वारा जो बनाया गया डेल्टा होता है, उसकी आकृति कैसे होती है, चिड़िया के पंजे के समान होती है। तो अलग से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से ऐसे क्षेत्र में या कौन सी ऐसी नदियां हैं जो पक्षी के पंजे के समान आकृति का डेल्टा बनाती हैं। तो नाम क्या है, मिसिसिपी और मिसौरी नदियां कहाँ पे बनाती हैं, उत्तरी अमेरिका में बनाती है, कनाडा और अमेरिका के बॉर्डर, ठीक है। ध्रुमाकृतिक में या वृक्षानुमा में बहुत सारी ऐसी नदियां हैं जो बनाती हैं, ठीक है। इसको ज्यादा लिखना नहीं है, इसमें आप एक लिख सकते हो, इब्रो नदी है,
इब्रो नदी है। ये नदी जो है स्पेन की है। कहाँ की है? स्पेन की है। स्पेन में एक पहाड़ी है जिसका नाम है कैंटाब्रियन। क्या नाम है? कैंटाब्रियन पहाड़ी है या पर्वत है कैंटाब्रियन। तो ये भी याद कर लेना। स्पेन में कौन सी पहाड़ी है? कैंटाब्रियन। कैंटाब्रियन कहाँ पे है? स्पेन में। कहाँ पे? स्पेन में। ठीक है। तो कैंटाब्रियन अलग से पूछा सकता है कैंटाब्रियन कहाँ पे है। और इब्रो नदी भी कहाँ पे है ये भी पूछ सकते हैं अलग से। इब्रो नदी कहाँ पे है? स्पेन में है। कौन सी पहाड़ी है? कैंटाब्रियन पहाड़ी का नाम है। और वो इब्रो नदी कहाँ पे जाके मिलती है? कौन से सागर में? अटलांटिक या भूमध्य सागर, दो ही सागर है स्पेन के पास में। तो ये भूमध्य सागर में जाके मिलती है। कहाँ पे मिलती है? इनका जो क्या बोलते हैं, कहाँ पे जाके इनका विसर्जन एक तरह से होता है इस नदी का? भूमध्य सागर। मुहाना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मुहाना। इनका मुहाना यूरोप से अलग करती है ना, भूमध्य सागर ही तो अलग करते हैं। हाँ, नहीं तो स्पेन ऊपर है ना। तो ये नदी अटलांटिक महासागर में जाती है या भूमध्य नीचे आती है? तो ये भूमध्य सागर में आती है। ठीक है, ये ध्यान रखना। जबकि राइन नदी जो है वो उत्तरी सागर में जाती थी। उत्तरी सागर ऊपर। ठीक है, पश्चिमी जर्मनी से होते हुए उत्तरी सागर में जाके राइन नदी मिल जाती थी। दोमाकृति मतलब वृक्ष नुमा आकृति जो थी, वृक्ष जैसे दिखाई देता है ना, कई शाखाएं अलग अलग। तो वैसे उसकी आकृति अगर डेल्टा की आकृति बनेगी तो उसको क्या बोलेंगे? द्रोमाकृति बोलेंगे। नदी द्वीप में लिखना, सिर्फ उदाहरण लिखना नदी द्वीप में। नदियों द्वारा अगर कोई ऐसे चट्टानी पहाड़ या पर्वत होते हैं तो उनके द्वारा काट के बनाया गया जो आकृति होता है उसको क्या बोलते हैं? नदी द्वीप बोलते हैं। नदियों द्वारा अगर किसी द्वीप का निर्माण होता है तो क्या बोलते हैं? इसे नदी द्वीप बोलते हैं। इसमें उदाहरण सबसे अच्छा है माजुली। इसमें एग्जाम्पल करके लिखना। ठीक है, नदियों द्वारा बनाई गई द्वीप जैसी आकृति को क्या बोलते हैं? नदी द्वीप बोलते हैं। वह चट्टानों या कोमल जो चट्टान होते हैं उनको काट कर बनाते हैं। ठीक, इसमें नदी द्वीप वाले में क्या है? माजुली सबसे अच्छा एग्जांपल है और पूछा भी जाता है। नदी द्वीप में कौन सी द्वीप है? माजुली द्वीप। कहाँ पे है? असम में है। कौन सी नदी बनाती है ये द्वीप? ब्रह्मपुत्र बनाती है। और ये पूरे विश्व का नदी द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा द्वीप होता है। किसके द्वारा? नदी द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा द्वीप। सबसे बड़ा नदी द्वारा अगर कोई द्वीप बनाया जा रहा है सबसे बड़ा तो कौन सा है? माजुली द्वीप है, जो कि भारत में स्थित है। ये पूरे विश्व, एशिया या भारत को जो पूछे उसमें सबसे बड़ा। अगर कोई पूछा जाए कि कौन सा ऐसा भारत का ऐसा कौन सा द्वीप है जिसे जिला घोषित किया गया है तो सबसे माजुली जो जिला है, माजुली जो द्वीप है उसे जिला के रूप में भी घोषित किया गया था। ठीक है, कहाँ पे स्थित है? असम में स्थित है। ऐसे बहुत सारे नदी द्वीप जो है अमेजन नदी द्वारा भी बनाई जाती है। ठीक है, लेकिन इसको याद रखना क्योंकि ये सबसे बड़ी नदी द्वीप है तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा सकता है कि माजुली द्वीप किस नदी पर है, किस राज्य में है। ठीक है, दोनों पूछा सकता है। और ये विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप भी है। ठीक है, याद रखना इसको। अगला क्या है? सागरी जल द्वारा। सागरी जल द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां देखो। इसमें पहला है भृगु। भृगु बनाती है, कटिकंदरा बनाती है, मेहराब बनाती है, क्या क्या बनाती है? भृगु, मेहराब, भृगु, भृगु, कटिकंदरा, मेहराब। इसके अलावा लिखना पुलिन बनाती है। पुलिन मतलब बीच। पुलिन, पुलिन, स्टैग और रोधिका। पुलिन, स्टैग
और रोधिका। भृगु, तटीकंद्रा, मेहराब, पुलिन, स्टैग, रोधिका। ठीक है, इसके अलावा तट रेखा से बहुत सारे तट रेखा, फियार्ड तट, तट रेखा, फियार्ड तट, तट रेखा जिसमें फियार्ड तट, डाल्मेशियन तट, रिया तट। भृगु है, तटीकंद्रा है, मेहराब, पुलिन, स्टैग, रोधिका, तट रेखा इसमें जैसे आपका फियार्ड तट है, डाल्मेशियन है, रिया तट है, हैफा तट है, सुनना हैफा तट, हैफा, हैफा तट, निर्गत तट, हैफा, निर्गत और लैगून। हैफा, हैफा तट, निर्गत तट और लैगून तट। ठीक है, ये कुछ चित्र हैं इनके, मतलब स्थलाकृतियां हैं जो सागर द्वारा बनाई जाती हैं। इनका नाम याद रखना, सबसे ज्यादा नाम पूछा जाता है। ठीक है, और ये तटों के बारे में पूछा, फियार्ड तट कहाँ पे है, डाल्मेशियन कहाँ पे है। ठीक है, रिया तट, लैगून तट क्या होते हैं, निर्गत तट क्या होते हैं, या हैफा, पुलिन, स्टैग, रोधिका। ठीक है, ये छाटने के लिए आता है, ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें एक इनका नाम रहेगा, 3 कोई अगर रहेगा तो पूछ लेंगे किसका कौन सा है। ठीक है, या मैचिंग करने के लिए दे सकते हैं कि सागरी जल द्वारा बनाई गई स्थलाकृतियां कौन कौन सी है। इसमें पहला लिखना, पहला कौन सा, भृगु। भृगु या इसे क्लिप्स बोलते हैं, भृगु पहला। ठीक है, खड़ी ढाल वाले, जो सीधे खड़ी ढाल होती है, खड़ी ढाल वाले समुद्री तट को, जो खड़ी ढाल वाली समुद्री तट होते हैं, खड़ी ढाल वाले समुद्री तट को भृगु या क्लिफ कहते हैं, भृगु या क्लिफ कहते हैं। खड़ी ढाल वाले समुद्री या सागरी समुद्री तट को क्या बोलते हैं, भृगु या क्लिफ कहते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, क्लिफ बोलते हैं ना। मतलब इसी की भृगु की इंग्लिश क्या होती है, क्लिफ, CLIFS। ठीक है, क्लिफ्स। ठीक है, अगर ढाल कैसी है, तट का ढाल कैसा है, खड़ा है, सीधा ढाल है, तो उसको क्या बोलेंगे, भृगु बोलेंगे। ठीक है, नाम याद रखना, नाम जरूरी। ठीक है, भृगु कब कहा जाता है, जब सागरी तट या समुद्री तट सीधी खड़ी ढाल है तो उसको क्या बोलेंगे, भृगु कहते हैं। इन्हीं को हम क्लिफ के नाम से जानते हैं। दूसरा लिखना, तटीकंद्रा, कोस्टल केव्स, मतलब केव्स मतलब क्या, कंद्रा या गुफा बोलते हैं ना। भृगु की कठोर चट्टानों में जब भृगु की कठोर चट्टानों में जब समुद्री तरंगें टकराती है, कठोर चट्टानों में जब समुद्री तरंगें टकराती हैं, तो भृगु के आधार पर रिक्त स्थान बनाती है। तो भृगु के आधार पर, भृगु जो होता है उसके आधार पर रिक्त स्थान बनाती है। ठीक है, आगे में, और इसे गहराई तक खोखला कर देती है। और इसे गहराई तक खोखला कर देती है। ठीक है, अगला है पुलिन।
समुद्र तटीय भागों में, पुलिन में लिखना समुद्र तटीय भागों में समुद्र तटीय भागों में बालू, बजरी एवं गोलाश्म मतलब गोले के आकृति में गोलाश्म आदि के उथले जमाव से निर्मित स्थलाकृति उथले जमाव से निर्मित स्थलाकृति को पुलिन कहते हैं। अगला है मेहराब, जिसको हम क्या बोलते हैं आर्क। मेहराब में कंदराओं के विकास से, जो कंदरा पड़े थे ना भृगु के निचले भाग में क्या बनता है कंदरा बनते हैं। अब कंदरा से लिखना मेहराब लिखना कंदराओं के विकास से जब गुफा में जल का बहाव आर पार होने लगता है, तो मेहराब का निर्माण होता है। ठीक है, अगला है स्टैक। मेहराब के ध्वस्त होने के बाद समुद्र में खड़ी स्तंभ के समान स्तंभ के समान चट्टान को स्टैक करते हैं। क्या कहते हैं? स्टैक कहते हैं। ठीक है, जो आपका ये भृगु था समतल मतलब खड़ी ढाल वाला था, उसी के बाद क्या बना था कंदरा, निचले भाग में गुफा के आकार का कंदरा, और इससे जब पानी आर पार होने लगा तो क्या बोले मेहराब। और मेहराब की क्या हुआ टूटने के बाद क्या बनता है स्टैक बनता है। क्या बनता है स्टैक, इसके बाद बनता है पुलिन। क्या होता है जब कंक्रीट, गोलाश्म, बालू इनके जमा होने की वजह से क्या बनता है पुलिन। मतलब ये तीनों एक दूसरे से संबंधित है, भृगु, कंदरा, मेहराब और स्टैक। इन्हीं का एक क्रम है, याद करने का मतलब तरीका भी यही है कि पहले भृगु एक समतल खड़ी ढाल, उसको काटने वाला कंदरा मतलब गुफा का निर्माण हुआ। जब जल नीचे सतही भाग में उसको गुफा के आकार में बना देते तो जल आर पार आ जा सकता है, तो उसको क्या बोलते हैं कंदरा। और मेहराब क्या होगा मतलब उस आकृति को पूरा, जैसे ये खड़ी ढाल है, यहाँ पे हल्की आकृति मतलब अंदर की तरफ, ठीक है, ये बंद है। और जब ये पूरा आर पार ये पूरा ओपन हो जाता है, अभी क्या है ये पूरा यहाँ पे बंद है आकृति, अगर मान लो ऐसे है, ठीक है, ये आकृति अभी बंद है। लेकिन जब पानी आर पार होने लगे तो क्या बोलेंगे मेहराब बोल देंगे। ठीक है, और ये इस मेहराब के पश्चात जो सीधे खड़ी हुई आकृति होती है जो स्तंभ के आकार में होता है, उसको क्या बोलते हैं स्टैक। पुलिन क्या होता है जो बालू हो गए या गोलाश्म होते हैं, उनकी वजह से किसका निर्माण होता है पुलिन का निर्माण होता है। अगला लिखना रोधिका। क्या लिखना है रोधिका। भृगु को क्लिप बोलते हैं, ठीक है, खड़ी ढाल वाले होते हैं उनको क्या बोलते हैं भृगु। और तटीय कंदरा उसके बाद आता है, फिर मेहराब, फिर स्टैक। पुलिन इससे अलग है, ठीक है, तीनों को एक साइड मतलब इन चारों को एक साथ में याद करना है।
भृगु, तटीकंद्रा, मेहराब, फिर किसका निर्माण होता है? स्टैग, जो स्तंभ के रूप में खड़ी रहती है। ये सब क्या होता है? चट्टाने ही है। ठीक है, चट्टानों की आकृति की बात हो रही है, स्थलाकृति की बात हो रही है कि सागर के द्वारा सागर का जल स्थलाकृति में मतलब स्थलखंड से टकराता है तो उसके बाद बनने वाली आकृति कैसे दिखेगी? अगर सीधी खड़ी ढाल है तो भृगु बनेगा, अगर अंदर की तरफ पानी जा सकता है, ठीक है, लेकिन बंद आकृति है तो आपका तटीकंद्रा गुफा का आकार बनाता है। अगर मेहराब और गोलाकार स्थिति मतलब पानी पूरा आर पार आ जा सकता है तो मेहराब बन गया। और स्टैग जो होता है जब जो खड़ी ढाल थी उसको एक स्तंभ के रूप में से मतलब मेहराब के बाद जहाँ मेहराब बना है उसके आगे वो स्थिति जो आपकी खड़ी ढाल है वो अलग हो जाती है, वो एक स्तंभ के समान दिखाई देता है। मेहराब का जो ऊपर बाल निकल जाएगा तो वो स्तंभ बचेंगे, तो स्तंभ बचेगा तो स्तंभ उसको क्या बोलते हैं? स्टैग बोलते हैं। जो स्तंभ होते हैं उनको क्या कहा जाता है? स्टैग कहा जाता है। अगला है रोधिका। इसमें लिखना, इसका निर्माण प्रायः समुद्र तट से दूर एवं समांतर होता है। इसका निर्माण प्रायः समुद्र तट से दूर एवं समांतर होता है। कैसा होता है? ये समांतर रूप से होते हैं, मतलब जैसे अगर तट ये है, तट की स्थिति अगर ये है तो इनका निर्माण भी कैसा होगा? समांतर होगा और समुद्र तट से दूर होता है। यहाँ पे कहीं पे निर्माण होगा, ये समुद्र का तट है तो जो आपका रोधिका बनेगा वो इसके समांतर में है, ठीक है, और समुद्र तट से दूर होता है। ठीक है, समांतर में होता है और समुद्र तट से दूर होता है। और ये नदी द्वीप, ये द्वीप का निर्माण भी करते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं? रोधिका द्वीप के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, जब कभी कभी ये द्वीप का निर्माण भी कर लेते हैं, ठीक है, तो इनको हम क्या बोलते हैं? रोधिका द्वीप भी कहा जाता है या लूप रोधिका भी कहते हैं। ठीक है, लूप रोधिका। अगले में तट रेखा में समुद्री तरंगों द्वारा समुद्री तट के निरंतर समुद्री तरंगों द्वारा समुद्री तट के समांतर निरंतर कटाव से तरंगों द्वारा समुद्री तट के निरंतर कटाव से निर्मित स्थलाकृति तट रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है? तट रेखा कहलाती है। समुद्री तरंगों द्वारा समुद्री तट के निरंतर कटाव से निर्मित स्थलाकृति को तट रेखा कहते हैं, जिससे इसे जिससे अंतरिक्ष ब्रैकेट में ना केप अंतरिक्ष ब्रैकेट में ना केप केप जैसे बोलते हैं ना केप ऑफ गुड होप। ठीक, अंतरिक्ष जिससे अंतरिक्ष के ब्रैकेट में एवं खाड़ियों का निर्माण होता है। इनसे क्या होता है? अंतरिक्ष बनते हैं और खाड़ियों का निर्माण। जैसे भारतीय तट रेखा है ना, 9 राज्यों से होकर जाती है, तो जब समुद्री लहरें तट से टकरा के किसका निर्माण करती है? कटाव कर तट के क्षेत्र में कटाव करती है तो उनसे बन जाती है। जैसे गुजरात वाला एरिया है, ये पूरा क्या है? तट रेखा है। ठीक है, इसी को तट रेखा, समुद्री लहरें यहाँ आकर तट से हमेशा टकराती रहती है। इनसे जो बनती है आकृति बनती है उसको क्या बोलते हैं? तट रेखा, जिसमें आपका अंतरिक्ष और खाड़ियों का निर्माण होता है। ठीक है, अंतरिक्ष कहाँ बनते हैं? एकदम नीचे वाले भाग में अंतरिक्ष, इस वाले क्षेत्र में क्या बनता है? अंतरिक्ष का निर्माण होता है। बीच बीच में कहीं पे खाड़ी हो, जैसे खंभात की खाड़ी, ये अंदर अगर अंदर तक कर दिया तो इसको खाड़ी बोल देते हैं। और यहाँ पे जब काटती है एक त्रिभुज के आकार का, मतलब ठीक है, पिन दिखाई दे रहा ना, जैसे पिन होता है इधर पीछे घुमा रहता है, तो इसको बोलते हैं अंतरिक्ष। क्या बोलते हैं? केप। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? केप बोलते हैं, या तो अंतरिक्ष के नाम से जानते हैं। जिसमें एग्जाम्पल ग्रुप में क्या है? केप ऑफ गुड होप। ठीक है, केप ऑफ गुड होप बोलते हैं। अब इसमें लिखना फियॉर्ड तट, एक है तट रेखा में है फियॉर्ड तट। यही से एग्जाम्पल क्वेश्चन आते हैं इसे। फियॉर्ड तट ना एग्जांपल ना सब इसमें लिखना फियॉर्ड तट में
कुछ तटीय क्षेत्रों में हिमानी, कुछ तटीय क्षेत्रों में हिमानी, कुछ तटीय क्षेत्रों में हिमानी अत्यधिक मात्रा में अपरदन करती हैं। अत्यधिक मात्रा में अपरदन करती हैं और समुद्र के नीचे और समुद्री सतह के नीचे और समुद्री सतह के नीचे, समुद्री सतह के नीचे एक गर्त का निर्माण करती है। समुद्री सतह के नीचे गर्त का निर्माण करती है। ठीक है, गर्त का निर्माण करती है। कुछ समय पश्चात, कुछ समय बाद कुछ समय बाद हिमानी पिघल जाती है। जो हिमानी है वो क्या होता है, पिघल जाता है, पिघल जाता है और फियाट तट उभर कर आता है। मतलब फियाट तट दिखाई दे देता है, फियाट तट उभर कर आता है। ठीक है, जिसमें आपका उदाहरण क्या है, नॉर्वे का तट। एग्जाम्पल होना नॉर्वे का तट क्या है, नॉर्वे तट। डाल्मेशियन तट में लिखना। अगला डाल्मेशियन डाल्मेशियन तट समानांतर पर्वतीय श्रेणियों वाले भाग को, समानांतर पर्वतीय श्रेणियों वाले भाग का समानांतर पर्वतीय श्रेणियों वाले भाग का धसाव व जलमग्न होने से इस तट का निर्माण होता है। समानांतर पर्वतीय श्रेणियों वाले भाग का धसाव एवं व जलमग्न होने से इस तट का निर्माण होता है। होने से इस तट का निर्माण होता है। उदाहरण लिखना, यूगोस्लाविया का डाल्मेशियन तट। यूगोस्लाविया का डाल्मेशियन तट। अगर पर्वतीय श्रेणियों में हो रहा है तो क्या बोलेंगे, डाल्मेशियन। और हिमानी द्वारा अगर जमने की वजह से होता है फिर, और हिमानी जब वापस पानी जल के रूप में हट जाता है तो बनने वाली वहां पे जो आकृति है उसको क्या बोलते थे, फियाट तट बोलते थे। अगला है रिया तट। रिया, ठीक है, इसमें थोड़ा शॉर्ट में नदियों द्वारा अपरदित उच्च भूमि के धसाव के कारण, नदियों द्वारा अपरदित उच्च भूमि के धसाव से, नदियों द्वारा अपरदित उच्च भूमि के धसाव से, ठीक। इनका निर्माण कैसे होता है, अगर नदियों जहाँ पे समुद्र से मिल रहे हैं वहाँ पे नदियों के द्वारा अगर उच्च भूमि में धसाव हो रहा है तो किसका निर्माण होता है, रिया तट का। उदाहरण लिखना, प्रायद्वीपीय भारत का उत्तर पश्चिमी तट, नदियों द्वारा अपरदित उच्च भूमि के धसाव से इस तट का निर्माण होता है। ठीक है, या तो शॉर्ट में लिख लो, नदियों द्वारा अपरदित उच्च भूमि के धसाव से। एग्जाम्पल में प्रायद्वीपीय भारत का उत्तर पश्चिमी तट, पश्चिमोत्तर वाला भाग, ठीक है, जो आपका गुजरात वगैरह यहाँ पे। अगला लिखना हैफा तट। हैफा तट कौन सा तट है, हैफा। निम्न तटीय भूमि
निम्न तटीय भूमि वाले या निम्न तटीय भूमि का समुद्री जल में डूब जाने से, जो निम्न तट वाले भूमि होते हैं उनका जो समुद्र तल में डूब जाते हैं, तो निम्न तटीय भूमि का समुद्री जल में डूब जाने से हैफा तट का निर्माण होता है। अगर निम्न तट है, ठीक है, उच्च नहीं, निम्न तट है, अगर वो समुद्री जल में डूब जाते हैं तो उनकी वजह से किसका निर्माण होता है? हैफा तट। उदाहरण के रूप में मतलब हैफा ही है। हैफा कहाँ पे है? इजराइल का एक बंदरगाह ना, हैफा, ठीक। तो ये हैफा के नाम पे ही पड़ा है। किसके नाम पे पड़ा है? हैफा। इजराइल का एक शहर है जिसका नाम हैफा है, वहां पे ये तट पाया जाता है। तो इसको भी याद रखना, हैफा बंदरगाह का नाम भी है। इसको अगर पूछा गया हैफा बंदरगाह किस देश में है तो क्या नाम है? इजराइल। याद रखना, ठीक है। और इनका क्या होता है? निम्न तट वाले जो भी तट रेखा है या तट क्षेत्र है, अगर वो समुद्र में डूब जाते हैं जिसकी वजह से हैफा तट का निर्माण होता है। अगला है निर्गत तट। निर्गत तट, निर्गत तट में उदाहरण लिखना तो बताता हूँ। उदाहरण गुजरात का काठियावाड़ तट, उदाहरण में इसका मतलब बताता हूँ। निर्गत तट का मतलब क्या है? पहले लिखना उदाहरण, भारत का गुजरात, भारत में गुजरात का काठियावाड़ तट, गुजरात का काठियावाड़ तट, ठीक है, ये भारत में है गुजरात का काठियावाड़ तट। इसमें क्या होता है? तट है, जो भी तटीय क्षेत्र है वहां से अगर जल का क्षेत्र क्या होता है? या तो तट ही ऊपर उठ जाता है या तो जल नीचे चला जाता है। निर्गत तट में क्या होता है? जो आपका तट वाला क्षेत्र होता है उसमें तट तो अपनी जगह पे है, ठीक है, या तो जल वहां से नीचे चला जाएगा या तो तट ही ऊपर उठ जाता है। उस वजह से जो तट बनते हैं उसको क्या बोलते हैं? निर्गत तट। जैसे हम लोग भ्रंशों वगैरह देख रहे थे ना, एक तो या तो ऊपर उठ जा रहा है, भ्रंश की घाटी है, नीचे चली आ रही है, तो इसी स्थिति निर्गत तट में होता है। लिखना है तो लिख लो इसमें एक लाइन। और जलमग्न तट का ऊपर उठ जाने, जलमग्न तट का ऊपर उठ जाने, ठीक है, जलमग्न तट का ऊपर उठ जाने या जल स्तर के नीचे गिर जाने से, या जल स्तर के नीचे गिर जाने से निर्मित तट, से निर्मित तट, ठीक है। उदाहरण तो आपका गुजरात वाला काठियावाड़ तट। अगला है लैगून। लैगून, लैगून को लैगून लिखो तट में, लैगून। इसमें लिखना उदाहरण, चिल्का लैगून। चिल्का क्या है? एक लैगून है, ठीक है, चिल्का झील है, उसी को हम लैगून, क्योंकि सबसे बड़ी मतलब भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है ना चिल्का, ठीक है, उसको हम लैगून बोलते हैं। और लैगून का मतलब क्या है? एक तरह से झील। जब समुद्र के जल से अगर कोई झील का निर्माण हो रहा है उसको क्या बोलते हैं? लैगून कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लैगून। और चिल्का क्या है? उस लैगून का नाम है जो कहाँ पे पाया जाता है? उड़ीसा में। कहाँ पे? उड़ीसा में। इसमें लिखना तट तथा रोधिका। रोधिका जो होती थी तट के समांतर होती थी ना, ठीक है, समांतर और भी दूर, ठीक है, तट तथा रोधिका, ठीक है, तट और रोधिका, तट तथा रोधिका के बीच बंद या अंशतः सागरी जल को लैगून कहते हैं। सागरी जल को लैगून कहते हैं, ठीक है, सागरी जल को लैगून कहते हैं, सागरी जल को लैगून कहते हैं। एक तो तट होगा किनारा वाला भाग, और एक वहां पे रोधिका का निर्माण होता है जो कि तट के समांतर ही होता है और दूर होता है। उन दोनों के बीच में जो जल होगा उसको क्या बोलेंगे? लैगून कहते हैं, ठीक है। इन दोनों के बीच में जो जल होगा उसको क्या कहेंगे? लैगून कहते हैं। उदाहरण में क्या है आपका? चिल्का झील हो गया, पुलिकट झील, ये सब क्या है? लैगून के उदाहरण होते हैं। किसके उदाहरण होते हैं? लैगून। भारत का सबसे बड़ा लैगून झील कौन सा है? चिल्का झील। उसके बाद पुलिकट झील।
चिल्का झील जो है कहाँ पे स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। और पुलिकट झील आंध्र और तमिलनाडु दोनों राज्यों में लिखते हैं ना। ज्यादा भाग उसका किस में है? आंध्र प्रदेश में है और थोड़ा सा भाग जो है तमिलनाडु में स्थित है। तो पुलिकट झील भी याद रखना। फिर दूसरी सबसे बड़ी लैगून झील है, ठीक है, दूसरी सबसे बड़ी लैगून झील है पुलिकट, जो कि आंध्र और किसके बीच में स्थित है? तमिलनाडु के बीच में स्थित है, ठीक है। और जो लैगून झील होते हैं वो कैसे होंगे? क्षारीय या कैसे? क्षारीय होंगे। इसका पानी कैसा मतलब खारी, खारा बोलेंगे इसको। कैसे इनके जल होते हैं? खारा जल या लवणीय जल बोलते हैं, ठीक है। सॉल्टेड वाटर होते हैं क्योंकि समुद्र के पानी से बना है तो सॉल्टेड वाटर रहेगा, अर्थात ये लवणीय जल होते हैं, ठीक है, या फ्रेश वाटर रहेगा। भारत की सबसे बड़ा फ्रेश वाटर लेक कौन सा है? बुलर झील जो है भारत का सबसे बड़ा फ्रेश वाटर लेक है। और भारत की सबसे बड़ी जो है क्या सॉल्टेड वाटर लेक कौन सी है? चिल्का झील होती है, ठीक है। कौन सा है? चिल्का झील। और ये सबसे बड़ी भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है, क्या नाम है? चिल्का झील, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही।